शैटर्ड बोन्स के वापस जुड़ने का दर्द और ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की वो तड़प, लगातार 5 दिन और 5 रात के इस नरक जैसे टॉर्मेंट झेलने के बाद वो 10 आदमी गहरी नींद में चले गए। फाइनली छठे दिन सब कुछ शांत हो गया। उनकी कंडीशन ऑब्जर्व करने के बाद शेन लैंग ने वू लाई को ऑर्डर दिया कि वो अपनी फीमेल जनरल्स को लेकर सीक्रेट चेंबर में जाए, उनके नंगे और खून से सने बॉडीज को साफ करे और उनके वूंड्स पर मेडिसिन लगाए। और इस तरह पूरे 2 दिन सोने के बाद उन्होंने एक एक करके अपनी आंखें खोलना शुरू किया। जैसे ही वो उठकर बैठे, एक अनप्रेसिडेंटेड फीलिंग ऑफ लाइटनेस, एक ऐसी हल्की फीलिंग जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उनकी पूरी बॉडीज में फैल गई और वो अपने अंदर एक अबंडेंट पावर को सर्ज होते हुए फील कर सकते थे। जैसे ही उनमें से एक ने सबकॉन्शियसली खड़े होने की कोशिश की, उसने अपने पैरों से जमीन को पुश किया और एक तीर की तरह हवा में उड़ गया। वो आदमी अपनी खुद की लाइट बॉडी को देखकर स्टन रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ कैसे रहा हूं? ये देखकर उसके आसपास के बाकी ब्रदर्स भी एक के बाद एक खड़े हो गए और उन सबने एक साथ हैरानी में जोर से चिल्लाया, मेरा हाथ, मेरी पीठ अब सीधी खड़ी हो सकती है, मेरे जॉइंट्स का दर्द गायब हो गया। जैसे ही वो लोग इस एक्साइटमेंट में डूबे हुए थे, कुएचन एक बड़ा सा मिरर उठाए वहां आया। आओ और देखो अब तुम लोग कैसे लगते हो। उन आदमियों ने मुड़कर देखा और एक ही पल में उनकी आंखें शॉक से भर गईं। क्या ये सच में मैं हूं? हमारी बॉडीज और हमारे चेहरे ये सच में नॉर्मल हो गए हैं। इमोशन से ओवरवेल्म होकर वो आदमी खुशी के मारे रोने लगे। पिछले लगभग 12 सालों से अपनी डिसेबिलिटीज की वजह से उन्होंने न सिर्फ हर दिन मौत से भी बदतर फिजिकल सफरिंग झेली थी, बल्कि आउटसाइडर्स की इंसल्ट्स और ताने भी सुने थे। अब जब उन्होंने फाइनली अपनी हेल्दी बॉडीज वापस पाली थी तो उनकी एक्साइटमेंट बस शब्दों से परे थी। तभी कुएचन ने दोबारा कहा, अब से तुम लोग सड़कों पर भीख मांगने वाले होमलेस आदमी नहीं हो, बल्कि 5th प्रिंस के मैंशन में सच्चे लीडर ऑफ 100 हाउसहोल्ड ऑफिसर्स हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा याद रखोगे कि ये नई जिंदगी तुम्हें किसने दी है। आज के बाद से अगर किसी ने भी अपनी ओथ तोड़ने की हिम्मत की तो मैं कुएचन उसको वही ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दूंगा। इतना कहकर वो मुड़ा और उन सभी आदमियों को निंग झेंग के आगे घुटनों पर बैठा दिया। लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स कुएचन जनरल्स को लीड करते हुए यहां ये ओथ लेता है कि हम 5th प्रिंस के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे, यंग मास्टर शेन के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। इस जन्म में हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ये सुनकर शेन लैंग की नजर अपने सामने बैठे उन 10 आदमियों पर गई और उसने कहा, अब जबकि तुम लोग नॉर्मल हो गए हो, लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स को फॉलो करो और अच्छे से ट्रेन करो ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके 5th प्रिंस को सर्व कर सको। पास्ट में क्योंकि तुम सब बेगर्स और होमलेस थे तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, लेकिन अब से मेरी यानी शेन लैंग की लीडरशिप में तुम जरूर उठकर जनरल्स बनोगे या यहां तक कि एक रीजनल कमांडर भी बन सकते हो। इसलिए क्योंकि मैडमैन लान तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है, तुम सब उसका सरनेम लान अपनाओगे। तुम्हें लैंड 1, लैंड 2 और ऐसे ही लैंड 10 तक बुलाया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके बगल में खड़े निंग झेंग से रहा नहीं गया और उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, शेन लैंग, क्या तुम्हारा ये नाम रखने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही केयरलेस नहीं है? ये तो थोड़ा बहुत बिल्ली और कुत्तों का नाम रखने जैसा लग रहा है। ये सुनकर शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया। ये परफेक्ट है। ऐसे नाम उन्हें लगातार याद दिलाएंगे कि वो भाई हैं, कि वो हमेशा एक बॉडी से बिलोंग करते हैं और उन्हें कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। फिर उसने उन आदमियों की तरफ देखा और कंटिन्यू किया, मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस 20 दिनों के बाद यू किंगडम का स्पेशल इंपीरियल मिलिट्री एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। अगर तुम लोग इस बार हाई मार्क्स से पास हो गए तो 5th प्रिंस के पास सक्सेशन के लिए कंटेंड करने की ऑफिशियल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर तुम फेल हो गए तो हिज हाइनेस डेफिनेटली तुम सबको मार डालेंगे और मुझे मेरी दुम दबाकर वापस मिथिकल टर्टल सिटी भगा दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आज से हम जिंदगी और मौत दोनों में एक साथ बंधे हुए हैं। हम आबाद भी एक साथ होंगे और बर्बाद भी एक साथ होंगे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उन 10 लैंड ब्रदर्स ने एक रिसाउंडिंग और पावरफुल आवाज में चिल्लाकर जवाब दिया, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और 5th प्रिंस और यंग मास्टर शेन को फेल नहीं करेंगे। तुरंत कुएचन खड़ा हुआ और दहाड़ा, तुम सब मेरी कमांड सुनो, अपने कपड़े बदलो और फौरन खाना खाओ। आधे घंटे में ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू होगी। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनिंग की इंटेंसिटी ने शेन लैंग और बाकी सबको पूरी तरह से स्टन कर दिया। ट्रेनिंग दिन में 18 घंटे चलती थी और खाने, पीने, सोने और बाकी नेसेसिटीज का टाइम मिलाकर मुश्किल से 3 घंटे बनता था। हालांकि ट्रेनिंग लीथल थी, लेकिन उसके रिजल्ट्स एस्टॉनिशिंग थे। जब से लैंड ब्रदर्स की ब्लड लाइन एक्टिवेट हुई थी, उनकी ट्रेनिंग का एक दिन किसी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट की 1 साल की ट्रेनिंग के बराबर था। एक हाथ से 50 किलोग्राम का वेट उठाना उनके लिए बच्चों का खेल था। सब लोग तो स्पेशली तब शॉक रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने कुछ ही दिनों में एक ऐसी सुपर क्रॉसबो को इजीली मास्टर कर लिया जिसका ड्रॉ वेट मॉडर्न टर्म्स में 200 पाउंड्स के बराबर था। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। पहले कुएचन उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग की इंटेंसिटी की आदत दिलवा रहा था, लेकिन अब असल प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। मिलिट्री एग्जामिनेशन के आर्चरी पोर्शन के लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस 120 पीसेस था, लगभग 85 मीटर्स, लेकिन कुएचन ने डायरेक्टली स्टार्टिंग ट्रेनिंग डिस्टेंस को 150 पीसेस पर सेट कर दिया। एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट एक दिन की ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा 100 तीर चला सकता था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट लैंड ब्रदर्स के लिए ये थी कि उन्हें हर सुबह पूरी ताकत से 500 तीर चलाने होंगे और अगर एक तीर भी कम हुआ तो उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं थी। शेन लैंग भी खाली नहीं बैठा था। लैंड ब्रदर्स दिन के टाइम काफी ज्यादा फिजिकल एनर्जी खर्च करते थे, इसलिए रात को वो लोगों से उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिनल बाथ प्रिपेयर करवाता था। उस बाथ में एक रात भीगने से न सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह रिकवर होती थी, बल्कि उनकी ब्लड लाइन भी और ज्यादा नरिश होती थी। इस तरह वो सुबह के वक्त आर्चरी पर फोकस करते थे और दोपहर में हॉर्समैनशिप की प्रैक्टिस करते थे। सिर्फ 10 दिनों में वो हॉर्स बैक पर स्किल्ड आर्चरी परफॉर्म करने लगे थे और सच में मैन और हॉर्स के बीच की यूनिटी का लेवल अचीव कर लिया था। वीकली टेस्ट के दौरान उन सब ने जबरदस्त स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और फेरोसिटी दिखाई। उनकी मार्शल प्रोवेस में ये रैपिड एडवांसमेंट देखकर वू लाई और बाकी फीमेल जनरल्स उन्हें जेलस गेजेस से देखने लगे। और बेचारा शेन 13, उसकी मेंटालिटी एक बार फिर से सेल्फ डाउट में चली गई। जब बिग फूल ने पहली बार अपनी मार्शल प्रोवेस दिखाई थी तब उसे एक झटका लगा था और अचानक से 10 मार्शल आर्ट्स जीनियसेस सामने आ गए थे।
वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट भी है। वो इस बारे में जितना सोचता उसे उतना ही बुरा लगता, और वो कंप्लेन किए बिना नहीं रह सका। ये दुनिया बहुत अनफेयर है। ये ब्लड लाइन टैलेंट्स वाले जीनियसेस लीप्स एंड बाउंड से प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन हम ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट की फीलिंग्स का कौन सोचता है। ये देखकर वो लाई से उसे कंफर्ट किए बिना नहीं रहा गया। 13 तुम हमेशा खुद को इन जीनियसेस से कंपेयर क्यों करते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे यंग मास्टर शेन के कंपैरिजन में तुम शेन 13 भी एक टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स जीनियस हो? ये सुनकर शेन 13 ने शेन लैंग की डायरेक्शन में देखा। उसका मास्टर एक कमजोर इंसान जिसके क्लमजी लिम्स ठीक से नहीं चलते थे। उसे तो शायद कोई भी रैंडम मार्शल आर्टिस्ट पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दे, लेकिन जब बात दिमाग की आती थी तो अगर उसका मास्टर दुनिया में खुद को सेकंड बेस्ट क्लेम करता तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो खुद को फर्स्ट क्लेम कर सके। राइट? वक्त पानी की तरह बहता है और साल एक शटल की तरह गुजर जाते हैं। पलक झपकते ही 20 से ज्यादा दिन शांति से गुजर चुके थे और स्पेशल इंपीरियल सिविल एग्जामिनेशन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। जहां तक मैडमैन लैंग की बात थी, उसने शेन लैंग के द्वारा 13 दिन पहले प्रिपेयर किए गए 1000 से ज्यादा पॉलिसी एसेज और पोएम्स को पहले ही मेमोराइज कर लिया था और उसे वो दिल से याद थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने बाकी बचे टाइम का यूज करके 10 पॉलिसी एसेज और 20 पोएम्स भी लिखी, जैसे शेन लैंग ने उससे रिक्वेस्ट किया था। निंग जंग ने अपने हाथ में रखे उन पॉलिसी एसेज को देखा और कहा, राइटिंग सच में बहुत अच्छी है। अगर किसी एक पीस को देखा जाए तो ये सच्ची में ब्रिलियंट है, लेकिन लगातार 10 ऐसे पढ़ने के बाद इंसान थोड़ा नम फील करता है। उसके बगल में खड़े शेन लैंग ने पूछा, योर हाइनेस के ओपिनियन में क्या लैंगलिंग टॉप 3 में अपनी जगह बना पाएगा? निंग जंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने कैपिटल में हुए पास्ट इंपीरियल एग्जामिनेशंस के टॉप 3 पॉलिसी एसेज पढ़े हैं और उनकी ब्रिलियंस लैंगलिंग की लिखावट को दूर दूर तक मैच नहीं कर सकती। वो जिन फ्रेजेस का यूज करता है वो बहुत एक्सक्विजिट हैं और उसके एल्यूजन्स हमेशा क्लेवरली थीम पर फिट बैठते हैं। मेरे ओपिनियन में ये एक श्योर बेट है कि वो स्पेशल एग्जामिनेशन के टॉप 3 में एंटर करेगा। अगर वो एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करे तो उसके लिए टॉप स्पॉट हासिल करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर शेन लैंग को काफी रिलीफ फील हुआ। चाहे वो टॉप प्राइज जीते या ना जीते, जब तक वो टॉप 3 में स्टेबल था, ये एक ग्रेट न्यूज थी। इसके अलावा सॉवरेन की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ पास होने की थी। अब मैडमैन लैंग के पॉलिसी एसेज और पोएम्स को देखते हुए ये एब्सोल्युटली सर्टेन था कि वो लिस्ट में आएगा ही। जहां तक उसके बाकी 10 ब्रदर्स की बात थी, उसे अचानक याद आया जो एक दिन पहले कू यिचिन ने उससे कहा था, यंग मास्टर शेन, आप लैंगलिंग को एग्जामिनेशन के लिए पहले कैपिटल ले जा सकते हैं। हम मिलिट्री एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। आप इस साइड से बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड रहिए। उनके लिए मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ पास होना नहीं है। जो सोल्जर्स मैं ट्रेन करता हूं वो कंपटीशन को क्रश कर देने वाले और सबको स्टन कर देने वाले होने चाहिए। और तो और उनके इस ब्लड लाइन टैलेंट के होते हुए अगर वो मिलिट्री ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी पास नहीं कर सकते तो उन्हें जाकर न्यू रिवर में कूदकर जान दे देनी चाहिए। ये सोचकर शेन लैंग अपने आप में ही मुस्कुरा दिया। जिन लोगों में सच में रियल एबिलिटीज होती हैं, उनके पास एरोगेंस से बात करने का कैपिटल तो होता ही है। अगली सुबह शेन लैंग ने वू लाई और बाकी फीमेल जनरल्स के साथ मैडमैन लैंग को कैपिटल में स्पेशल इंपीरियल सिविल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एस्कॉर्ट किया। क्राउन प्रिंस, थर्ड प्रिंस और कैपिटल के सभी इडियट्स। अब एक और भी ज्यादा स्टनिंग मिरेकल यहां सामने आने वाला है। तुम सब बस अपने होश उड़ने का वेट करो। मुझे उम्मीद है कि उस वक्त तुम्हें हमारी बेट याद आएगी। मैंने पहले ही सेसपूल को खोद दिया है। अगर मैं शेन लैंग इन 11 लोगों को स्पेशल एग्जामिनेशन के ऑनर रोल पर लाने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं डेफिनेटली तुम सबको उसमें फेंक दूंगा। जबकि शेन लैंग और उसकी पार्टी कैपिटल की तरफ जा रहे थे, वहीं झांग चोंग पहले ही अपने ट्रूप्स को लीड करते हुए सिटी में एंटर कर चुका था। झांग चोंग की सपोर्ट को अपने लिए और ज्यादा सॉलिड बनाने के लिए क्राउन प्रिंस निंगी खुद वर्मिलियन बर्ड गेट पर उसका वेलकम करने गया था। जब शेन लैंग कैपिटल लौटा था तब उसकी डिजर्टेड रिसेप्शन के मुकाबले इस बार उसका प्रोसेशन काफी ज्यादा इनक्रेडिबली ग्रैंड था। सेरेमनी कंप्लीट करने और पैलेस में एंटर होने के बाद झांग चोंग डायरेक्टली सॉवरेन की स्टडी में गया और उनके इंतजार में घुटने टेक कर बैठ गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद आखिरकार सॉवरेन गुस्से से फ्यूमिंग होते हुए स्टडी में आए। ऑफ कोर्स उनका ये गुस्सा झांग चोंग पर नहीं था, बल्कि कोर्ट के सेंसर्स पर था। ये डैम ओल्ड डाइहार्ड्स पागल हो गए हैं। स्पेशल एग्जामिनेशन कल से शुरू हो रहा है, लेकिन आज कोर्ट में वो फ्रैंटिकली शेन लैंग को इंपीच करने में लगे थे। वो कह रहे थे कि बेगर्स को एग्जाम दिलवाना एक अनप्रेसिडेंटेड अब्सर्डिटी है। क्या ये मुझ पर उंगली उठाना नहीं है, मुझे एक मडल हेडेड रूलर कहना जो हर उड़ती हवा की बातों को सुनता है? अगर ये स्पेशल एग्जामिनेशन इतना नजदीक ना होता तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कुछ सेंसर्स को सिवियरली पनिश कर दिया होता। और चू किंगडम, वो ओल्ड स्काउंड्रल किंग ऑफ चू, अभी भी मुझसे हैगलिंग कर रहा है और अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने से रिफ्यूज कर रहा है। मैं इस बारे में जितना सोचता हूं मेरा गुस्सा उतना ही इन्फ्यूरिएटिंग हो जाता है। जैसे ही वो फ्यूमिंग थे, उनकी पेरिफेरल विजन में उन्होंने अपनी साइड में घुटनों पर बैठे झांग चोंग को देखा। वो एक पल के लिए टेकन अबैक हुए, लेकिन फिर जल्दी से अपने एंग्री एक्सप्रेशन को कंपोज किया और मुस्कुराते हुए बोले, मिनिस्टर झांग आप आ गए। आपने इस एक्सपीडिशन पर बहुत हार्ड वर्क किया है। अब व्हाइट नाइट काउंटी कैसा है? ये सुनकर झांग चोंग ने पहले बो किया और फिर कहा, योर मैजेस्टी की कंसर्न के लिए शुक्रिया। व्हाइट नाइट काउंटी में सब कुछ ठीक है। इस रिस्पॉन्स ने सॉवरेन को तुरंत स्टार्टल कर दिया। झांग चोंग हमेशा अपने शब्दों को लेकर कॉशियस रहता था। अगर उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब था कि चीजें सच में बहुत अच्छी थीं। उनकी नजर तुरंत झांग चोंग पर तेजी से पड़ी। वो लड़का शेन लैंग काफी जेनरस है। 3-eyed evil horse bandits का खात्मा करना, सू फैमिली के पार्टिजन्स का सफाया करना और यहां तक कि काउंटी में फैली स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक को कंट्रोल करना, उसे मिनिमल कैजुअलिटीज के साथ स्विफ्टली क्वेल कर देना। उसने ऐसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट का सारा क्रेडिट तुम्हें दे दिया, जबकि उसने डिलिबरेटली विलन का रोल प्ले किया। इस वक्त सॉवरेन को खामोश देखकर झांग चोंग ने आगे कहा, योर मैजेस्टी, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं व्हाइट नाइट काउंटी के बैटल का क्रेडिट लूं। यंग मास्टर शेन की फुल सपोर्ट के बिना इस कियोस को इतने शॉर्ट टाइम में क्लियर अप करना इम्पॉसिबल था। ये शब्द सुनकर निंग युआंगशन मीनिंगली मुस्कुराए। अपने बुचर्स नाइफ के एक ही स्विंग से उसने सारी फिल्थ को काट डाला।
तो आखिर सफाई कैसे नहीं होती। इतना कहकर वो डेस्क पर बैठ गए और आगे बोले, ठीक है, अब हम काम की बात पर आते हैं। चू किंगडम के साथ नेगोशिएशंस एक्सपेक्टेड लिमिट से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। वो अपने सारे प्रीवियस प्रॉमिसेस से पीछे हट गए हैं। वो ओल्ड फेलो किंग ऑफ चू ना सिर्फ अपोलोजाइज और कॉम्पेंसेट करने से रिफ्यूज कर रहा है, बल्कि वो कैप्चर्ड फोर्ट्रेस पर भी कब्जा जमाए बैठा है और उसे रिटर्न करने से रिफ्यूज कर रहा है। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? झांग चोंग ने जवाब दिया, मेरे ओपिनियन में इस मैटर का कनेक्शन लाइकली सदर्न ओयांग किंगडम के नोबल लॉर्ड जिन से है। इस इंसान की एम्बिशंस काफी बड़ी हैं। मुझे लगता है हमें सदर्न ओयांग बैटलफील्ड पर और ज्यादा ट्रूप्स भेजने चाहिए। जैसे ही ये बात बोली गई, निंग युआंगशेन की भौहें टाइटली फरो हो गईं। उन्हें पता था कि सदर्न ओयांग बैटलफील्ड पर पहले से ही 40 से 50 हजार ट्रूप स्टेशन थे, तो फिर झांग चोंग और ट्रूप्स क्यों भेजना चाहता था? लेकिन वो काम रहे और पूछा, तो मिनिस्टर झांग के ओपिनियन में हमें और कितने ट्रूप्स भेजने चाहिए? झांग चोंग ने एक पल के लिए सोचा और सॉलमली जवाब दिया, मेरे ओपिनियन में हमें 1,50,000 की आर्मी की जरूरत है। ये सुनकर सॉवरन ग्रेटली अलार्म हो गए। झांग चोंग, क्या तुम पागल हो? उस वक्त वू और यू किंगडम्स की वॉर में हमारी टोटल फोर्स सिर्फ 2 लाख के करीब थी, और अब सदर्न ओयांग जैसी एक छोटी कंट्री को फेस करने के लिए तुम चाहते हो कि मैं 1,50,000 ट्रूप्स और भेज दूं? झांग चोंग ने एक्सप्लेन किया, योर मैजेस्टी, साउथ में हम जिन ओपोनेंट्स को फेस कर रहे हैं वो सिर्फ नोबल लॉर्ड जिन की रेबल आर्मी नहीं है, बल्कि पूरी सैंड बार्बेरियन ट्राइब है। ये बैटल एक ऑल और नथिंग एफर्ट होना चाहिए ताकि हम उन्हें एक ही झटके में एनाइलेट कर दें। मुझे तो ये भी लगता है कि 150,000 ट्रूप्स शायद काफी नहीं होंगे। उसके बोलने के बाद सॉवरेन ने डीपली फ्राउन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने अफेयर्स सबसे बेहतर जानते थे। नेशनल ट्रेजरी पहले ही खाली थी और उन पर हिडन ओरिजिन सोसाइटी का एक एस्ट्रोनॉमिकल डेट चढ़ा हुआ था। उनके पास सिंपली किसी और मेजर वॉर को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। एक पल की साइलेंस के बाद निंग युआंगशेन ने टेबल टैप किया और सब्जेक्ट चेंज कर दिया। झांग चोंग, हालांकि तुम वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के व्हाइट नाइट काउंटी के प्रीफेक्ट हो, लेकिन तुम वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के कमांडर की पोजीशन भी होल्ड करते हो। अब क्राउन प्रिंस ने तुम्हें वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की पोजीशन के लिए रेकमेंड किया है। तुम्हारी खुद की इस बारे में क्या थॉट्स हैं? ये सुनकर झांग चोंग शांत हो गया। वो इसका रीजन अच्छी तरह समझता था। अब जबकि सू नैन को एलिमिनेट करने का क्रेडिट उसके सिर आ गया था, क्राउन प्रिंस और झू फैमिली इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे अपने फैक्शन के एक नए बैनर की तरह एस्टैब्लिश करना चाहते थे। हालांकि वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस का सेंट्रल कमांडर नॉर्दर्न स्काई और सदर्न जर्नी प्रोविंसेस के ग्रैंड कमांडर से कंपैरेबल नहीं था, लेकिन ये अभी भी यू किंगडम के 4 ग्रेट वाइसरॉयज में से एक था। एक बार ये पोजीशन लेने के बाद वो कुछ ही सालों में वापस कैपिटल लौटकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स में एंटर कर सकता था और प्राइम मिनिस्टर प्रमोट हो सकता था और सब कुछ सेट हो जाता। उस वक्त जू रोंग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता और वो झांग चोंग कम से कम 3rd रैंकिंग प्राइम मिनिस्टर होता, कोर्ट का एक फ्यूचर जायंट। हाउएवर, अगर उसने सच में ये पोजीशन एक्सेप्ट की तो वो शेन लैंग का एनिमी बन जाता। झांग चोंग धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठा और उसने कोटो करते हुए कहा, मैं हिज हाइनेस की ग्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की पोजीशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है और मुझे डर है कि मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं और मैं यंग मास्टर शेन का एनिमी नहीं बनना चाहता। झांग चोंग की इन बातों ने सॉवरेन को स्टन कर दिया। इसका क्या मतलब है? इस ओल्ड फॉक्स झांग चोंग ने एक्चुअली वाइसरॉय बनने की अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज कर दिया? और क्या तुम क्राउन प्रिंस के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं हो? क्या तुम डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ये सोचकर सॉवरेन ने कोल्डली स्नीयर किया, शेन लैंग का निंगजेंग को थ्रोन की रेस में हेल्प करना अभी भी हवा में है। तुम्हारे पास शायद उसकी एनिमी बनने का चांस भी ना हो। इसके अलावा कोर्ट की पोजीशंस हमेशा 1 मैन टू 1 पोस्ट होती हैं। अगर तुम्हें वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की ये पोजीशन नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए आगे इसके जितनी इक्वल वेट की दूसरी पोस्ट नहीं होगी। ये सुनने के बाद भी झांग चोंग की टोन उतनी ही फर्म रही। मैं ये सब समझता हूं। ये देखकर निंग युआंगशेन की डिस्प्लेजर बढ़ती गई और उन्होंने सार्कास्टिकली कहा, इस केस में तुम पहले अपने घर जा सकते हो। बस बात यह है कि शायद तुम्हारे घर पर काफी लोग तुम्हारी रिटर्न का ईगली इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। झांग चोंग ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाए बिना कहा, तो अब मैं चलता हूं। झांग चोंग को पीछे से लीव करते हुए महसूस करके निंग युआंगशेन अपने आप से सोचे बिना नहीं रह पाए। इस शेन लैंग के पास सच में कुछ स्किल्स तो है जो उसने झांग चोंग जैसे ओल्ड फॉक्स को भी विन ओवर कर लिया। लेकिन भले ही वो अनविलिंग हो, वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की ये पोजीशन क्राउन प्रिंस के फैक्शन में से ही किसी को अपॉइंट की जाएगी। झांग चोंग सिर्फ शेन लैंग का एनिमी न बनने के लिए क्राउन प्रिंस को ऑफेंड करने के लिए भी विलिंग था और उसने वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की वो पोजीशन भी रिफ्यूज कर दी जो सॉवरेन ने उससे ऑफर की थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी कैरेज में बैठा, सॉवरेन के उस कोल्ड और सार्कास्टिक एटीट्यूड को रिकॉल करके वो अपने आप में साई किए बिना नहीं रह सका। उसने क्लियरली इतनी बड़ी मेरिट अचीव की थी और हालांकि उसे हिज मैजेस्टी की अप्रिशिएशन भी मिली थी, पर वो कभी उनके उतने क्लोज नहीं हो पाता जितना शेन लैंग था। आखिर हिज मैजेस्टी की प्रेजेंस में वो शेन लैंग की तरह अनरिस्ट्रेन्ड तो नहीं रह सकता था। जैसे ही वो लमेंट कर रहा था, कैरेज के बाहर से ओल्ड स्टुअर्ट की आवाज आई, मास्टर, क्या अब हम मैंशन वापस जा रहे हैं? ये सुनकर झांग चोंग चुप हो गया। क्या उसे वापस जाना चाहिए? उसके इंप्रिजन्ड होने पर उस डिजर्टेड मैंशन और आज उसकी ट्रायम्फेंट रिटर्न पर उस मैंशन की बसलिंग सीन के बीच का कॉन्ट्रास्ट ट्रूली बहुत आयरॉनिक था। जब इन लोगों को पता चलेगा कि उसने सेंट्रल कमांडर की पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की है तो वो लोग कैसे चेहरे बनाएंगे? ये सब सोचकर उसने डायरेक्टली कहा, अभी के लिए नहीं, टर्न अराउंड और 5th प्रिंस के मैंशन चलो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ओल्ड स्टुअर्ट को लगा उसने शायद मिसशेयर किया है और वो जल्दी से कैरेज के फ्रंट में जाकर पूछने लगा, क्या हम सच में 5th प्रिंस के रेजिडेंस जा रहे हैं? अगर हम गए तो हम क्राउन प्रिंस को कंप्लीटली ऑफेंड कर देंगे। झांग चोंग ने ये सुना और सीरियसली कहा, इट्स ऑलराइट, क्योंकि अब मैंने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं किसी और को ऑफेंड करने से नहीं डरता। एक पल के बाद ओल्ड स्टुअर्ट ने कैरेज को मार्की ऑफ चंगपिंग के मैंशन की तरफ घुमा दिया। इस टाइम उसने देखा कि 1000 से ज्यादा लोगों ने एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा था
और वो नॉइजली बैनर्स लिए खड़े थे और एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे थे। झांग चोंग ने ये देखा और जल्दी से रीजन पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? ओल्ड स्टूअर्ट ने एक्सप्लेन किया, उस यंग मास्टर शेन ने 11 बेगर्स को स्पेशल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्रूट किया था, जिसने इन स्कॉलर्स और मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स को एंगर कर दिया है। उन्होंने 5th प्रिंस निंगशेंग के मैंशन को बिसीज कर लिया है और इंसिस्ट कर रहे हैं कि यंग मास्टर शेन को फोर्स करके बाहर लाया जाए और उससे अपने क्राइम्स कन्फेस करवाए जाएं। और उनकी ये भी डिमांड है कि उन 11 बेगर्स को कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की प्रिजन में भेज दिया जाए। ये सुनकर झांग चोंग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। आखिर जब से उसने शेन लैंग के साथ काम करना शुरू किया था, दूसरी पार्टी जो भी करती थी, भले ही वो देखने में वाइल्ड और अनरिस्ट्रेन्ड लगती हो, लेकिन उसकी अपनी एक लॉजिक होती थी। चलो हम पीछे वाले गेट से घूमकर मैंशन में एंटर करेंगे। हालांकि जैसे ही वो कैरेज से बाहर निकला और बैक गेट पर आया, उसने देखा कि इन लोगों के ग्रुप ने फ्रंट और बैक दोनों गेट्स को ब्लॉक कर रखा था। इस वक्त किसी तेज आंखों वाले इंसान ने झांग चोंग को देख लिया और एक्साइटेडली चिल्लाया, सब लोग देखो, ये लॉर्ड झांग चोंग है। वो यहाँ शेन लैंग को कंडेम करने में हमारी मदद करने आए हैं। ये शब्द अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए थे कि सारे स्कॉलर्स आगे बढ़े और उन्होंने झांग चोंग को घेर लिया। लॉर्ड झांग, आप कोर्ट के एक हाई ऑफिशियल और कन्फ्यूशनिज्म के एक मॉडल हैं। शेन लैंग ने बेगर्स के एक ग्रुप का यूज करके मोस्ट होली सेज को डेसिक्रेट किया है। आपको हमारे लिए जस्टिस मांगना ही होगा। अगर इस आदमी को एलिमिनेट नहीं किया गया तो ये सिंपली हर रीजन के खिलाफ होगा। अगेंस्ट ऑल रीजन ये शब्द सुनकर झांग चोंग की आंखें कोल्डली उसके सामने खड़े लोगों पर घूमी। ये सच में निडर बेवकूफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही टाइम पहले व्हाइट नाइट काउंटी में शेन लैंग के उन रूथलेस मेथड्स को भूल गए थे। तुरंत उसने क्राउड को इग्नोर किया और सीधा बैक गेट की तरफ चला गया। खुद दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, मैं झांग चोंग विजिट करने आया हूं, कृपया करके दरवाजा खोलने की तकलीफ करें। काफी देर बाद एक फीमेल जनरल ने बड़ी इंपेशेंस के साथ दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि वो झांग चोंग है तो वो स्टार्टल हो गई। लॉर्ड झांग, आप यहाँ कैसे? झांग चोंग ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं अभी कैपिटल वापस लौटा हूं और स्पेशली 5th प्रिंस और यंग मास्टर शेन को अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने आया हूं। फीमेल जनरल के चेहरे पर एक अपॉलॉजी का हिंट दिखा। 5th प्रिंस और यंग मास्टर अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर लॉर्ड झांग को जल्दी नहीं है तो अंदर आकर उनका वेट क्यों नहीं करते? वहीं दूसरी तरफ मिथिकल टर्टल गेट के सामने शेन लैंग कई दर्जन लोगों को लीड करते हुए पूरे स्वैगर के साथ कैपिटल में एंटर कर रहा था, जिसने इंस्टेंटली एक बहुत बड़ा अपरोर मचा दिया। काउंटलेस लोग उमड़ पड़े जो शेन लैंग को बिसीज करना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो फीमेल जनरल्स के ब्लॉकेड को तोड़ दिया और शेन लैंग की तरफ दौड़ पड़े, उस पर गालियों और इंसल्ट्स की बरसात करते हुए बोले, शेन लैंग, आखिर तुम हो क्या चीज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन बेगर्स को हमारे साथ स्पेशल एग्जामिनेशन देने की? एक ऐसी रिबेलियस हरकत करके तुम इस दुनिया के क्रिमिनल बन चुके हो और तुम्हें उन बेगर्स के साथ एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। ये बातें सुनकर शेन लैंग की आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट दिखाई दी। बेवकूफों का एक झुंड जिन्हें सिर्फ मरी हुई किताबें पढ़ना आता है। क्योंकि तुम लोगों को तमाशा खड़ा करना इतना ही पसंद है, तो क्यों ना सॉवरेन के लिए तमाशा खड़ा करने में मेरी मदद करो, ताकि उन्हें अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने पर मजबूर किया जा सके। ये सोचकर वो जोर से हंसा और बोला, सब लोग सुनो, आज जिसे तुम्हें बिसीज चाहिए वो मैं नहीं हूं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैं। तुम सब उनके पास जाकर अपनी डिमांड्स रख सकते हो। अगर वो मैडमैन लैन और बाकी सबकी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशंस कैंसिल नहीं करते तो तुम सब स्ट्राइक पर चले जाना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, क्राउड आपस में विस्पर करने लगा। ये शेन लैंग की बात में काफी सेंस लग रही है। अगर हम सब स्ट्राइक पर चले गए तो स्पेशल एग्जामिनेशन डेफिनेटली होल्ड नहीं किया जा सकेगा। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को श्योरली कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कुछ डिस्कशन के बाद क्राउड एक कंसेंसस पर पहुंचा और फिर नारे लगाते हुए वो मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ बढ़ गए। ये देखकर शेन लैंग स्नीर किए बिना नहीं रह सका। बेवकूफों को बेवकूफ बनाना सच में बहुत आसान होता है। तभी वोली वहां रिपोर्ट करने आई, यंग मास्टर, लॉर्ड झांग मैंशन में आपका काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। ये सुनकर शेन लैंग थोड़ा टेकन अबैक हुआ। झांग चोंग इतनी जल्दी कैपिटल वापस आ गया? उसने तुरंत अपने कदम तेज किए और मैंशन के अंदर चला गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने खुशी से उसे ग्रीट किया, लॉर्ड झांग, लॉन्ग टाइम नो सी, आप वापस आते ही यहाँ क्यों चले आए? झांग चोंग थोड़ा एम्बैरेसिडली मुस्कुराया, मुझे डर है कि मैंने अपना ही मजाक बनवा लिया है यंग मास्टर शेन। मैंशन इतना ज्यादा क्राउडेड था कि मैंने वापस आने की हिम्मत नहीं की। शेन लैंग तुरंत समझ गया और उसने फौरन मैडमैन लैन का एक पॉलिसी ऐसे निकालते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस आर्टिकल पर एक नजर डालने में मेरी मदद करें। झांग चोंग ने थोड़ा पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस काम को पकड़ा, लेकिन सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही वो उसके कंटेंट से अमेज्ड रह गया। क्या गजब लिखा है, ट्रूली ब्रिलियंट और शानदार राइटिंग। काफी देर बाद जाकर उसने चुपचाप उस आर्टिकल को डेस्क पर रख दिया। शेन लैंग ने तुरंत पूछा, इसे पढ़ने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं लॉर्ड ज़ेंग? झांग चोंग ने सीरियसली कहा, मुझे लगता है ये आर्टिकल यंग मास्टर शेन ने नहीं लिखा है ना? ये सुनकर शेन लैंग की भौहें हल्की सी ऊपर उठी। लॉर्ड ज़ांग को कैसे पता चला? झांग चोंग मुस्कुराया, यंग मास्टर शेन के वर्क्स हमेशा से अनकन्वेंशनल और अनरिस्ट्रेन्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पॉलिसी ऐसे की ओपनिंग काफी स्टनिंग है और इसमें अल्यूजन्स का यूज प्रिसिजन और क्लेवरनेस के साथ किया गया है। हालांकि पूरे आर्टिकल में कोई क्लियर फ्लॉज या मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता गया मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। ये सुनकर शेन लैंग अपने दिल ही दिल में उसे एडमायर किए बिना नहीं रह सका। झांग चोंग सच में इस नेशन का एक ग्रेट स्कॉलर था। वो मैडमैन लैन के पॉलिसी ऐसे में फ्लॉज एक ही झलक में देख सकता था। तुरंत बाद शेन लैंग ने पूछा, लॉर्ड झांग के ओपिनियन में क्या ये पॉलिसी ऐसे इस स्पेशल एग्जामिनेशन की लिस्ट में आ सकता है? झांग चोंग मुस्कुराया और बोला, मोर देन इनफ। ऐसे पॉलिसी एसेज जिनमें प्रिसाइज ओपनिंग्स और स्टनिंग फ्रेजिंग होती है सबसे सेफेस्ट बेट होते हैं। ना सिर्फ ये लिस्ट में आ सकते हैं, बल्कि 60% चांस है कि ये टॉप 3 में भी अपनी जगह बना ले। बस बात यह है कि फर्स्ट प्लेस लाना शायद इम्पॉसिबल होगा।
आखिर जू रोंग का पांचवा बेटा जू होंगपिंग ओपनली कैपिटल में नंबर 1 जीनियस यूथ के रूप में रिकग्नाइज्ड है और उसके एसेज का लेवल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाउएवर उसकी टोन बदली। यंग मास्टर शेन, ये पॉलिसी ऐसे उस मैडमैन लैन ने तो नहीं लिखा है, राइट? शेन लैंग हल्का सा हंसा। ये लैनलिंग ने लिखा है। ये सुनकर झांग चोंग दंग रह गया। उसने तुरंत आर्टिकल उठाया और दोबारा उसे देखा। फिर एडमिरेशन में उसके मुंह से निकल पड़ा, ये इनक्रेडिबल है। सिर्फ एक महीने में ऐसा आर्टिकल लिख पाना, उसे एक पियरलेस जीनियस कहना कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा। अचानक उसे जैसे कुछ याद आया। फिफ्थ प्रिंस यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो मेंशन में नहीं है? शेन लैंग ने हेल्पलेस होकर कहा। वो है, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी वजह से आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आए। आखिर आप क्राउन प्रिंस फैक्शन के एक की मिनिस्टर हैं। यह सुनकर झांग चोंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह पाया और उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, फिफ्थ प्रिंस सच में एक जेंटलमैन है। हालांकि मैंने पैलेस में हिज मैजेस्टी को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया है और वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के सेंट्रल कमांडर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शेन लैंग बुरी तरह शॉक हो गया। क्राउन प्रिंस ने उसको रेकमेंड किया था और फिर भी झांग चोंग ने रिफ्यूज कर दिया। ये तो साफ तौर पर क्राउन प्रिंस को ओपनली बताना था कि वो ईस्टर्न पैलेस से डिफेक्ट कर रहा है। उस केस में क्राउन प्रिंस और जू फैमिली एक नए और पावरफुल राइवल का इमर्जेंस कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? ये सोचकर शेन लैंग तुरंत खड़ा हुआ और झांग चोंग के सामने झुककर बोला, आपके लिए ये वक्त मुश्किल रहा होगा लॉर्ड झांग। मुझे डर है कि अब आपको क्राउन प्रिंस फैक्शन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश झेलना पड़ेगा, लेकिन आप कंप्लीटली रेस्ट अश्योर्ड रहिए। हालांकि हिज मैजेस्टी मुझे बहुत टॉकेटिव मानते हैं, पर उन्होंने हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुना है। मैं इस बार डेफिनेटली उनके सामने आपके लिए बोलूंगा। ऑफ कोर्स शेन लैंग ने यह बात बोलकर नहीं कही, लेकिन पिछली बार जब हिज मैजेस्टी फ्यूरियस थे तो झांग चोंग को इम्प्रिजनमेंट सफर करनी पड़ी थी। इस बार अगर क्राउन प्रिंस और जू फैमिली उन पर अटैक करने के लिए एक हो गए तो वो जिस कैलेमिटी का सामना करेगा वो पूरी तरह से सॉवरेन की मर्जी पर डिपेंड करेगा। और झांग चोंग ने इस नतीजे के बारे में कैसे नहीं सोचा होगा, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ और बोल करके जवाब दिया, तो फिर मैं एडवांस में ही यंग मास्टर शेन को थैंक यू कहता हूं। पर प्लीज आप भी इस बात की तसल्ली रखें, एक बार जब मैं झांग चोंग कोई डिसीजन ले लेता हूं तो मैं उस पर कभी रिग्रेट नहीं करता, भले ही आगे चलकर मुझे अपनी जान को ही क्यों ना रिस्क करना पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड स्कॉलर्स और मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स पिटीशन लगाने के लिए जमा थे। वो मैडमैन लान और बाकी सबके एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशंस कैंसिल करने की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने खून से लिखे एक लेटर के जरिए ये थ्रेट भी दी कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो सब स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और ये ब्लड लेटर जो उन्होंने सबमिट किया था, जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के डेप्यूटी द्वारा सॉवरेन निंग युआंगशियन के सामने प्रेजेंट किया गया। इस वक्त डेस्क पर रखे उस ब्लड लेटर को देखते हुए निंग युआंगशियन आग बबूला हो रहे थे। बहुत अच्छे, मैंने ओरिजिनली इस साल ये स्पेशल एग्जामिनेशन वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस की ग्रेट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सेटअप किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम स्कॉलर्स और मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स ना सिर्फ अनग्रेटफुल होगे बल्कि पैलेस पर प्रेशर डालने की हिम्मत भी करोगे। अगर पहले वो कोर्ट के सेंसर्स द्वारा शेन लैंग पर रोज रोज लगाए जाने वाले इंपीचमेंट से अनॉयड थे, तो अब हजारों लोगों के इस प्रेशर ने उनके अंदर की आग को पूरी तरह से इग्नाइट कर दिया था। तुम लोग शेन लैंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना? मैं तुम्हें बेगर्स के उस ग्रुप के साथ कंपीट करने पर मजबूर कर दूंगा। तुरंत वो खड़े हुए और दहाड़े, मेरी डिक्री पास करो। जो कोई भी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेगा उसके सारे ऑफिशियल टाइटल्स छीन लिए जाएंगे और उसे हमेशा के लिए किसी भी इंपीरियल एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया जाएगा। तुरंत इंपीरियल गार्ड को डिस्पैच करो। जो कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स को ब्लॉक करने की हिम्मत करता है, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दो। अब क्या किया जा सकता था? एक बार जब डिक्री इश्यू हो गई तो वो स्कॉलर्स और मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स जो थोड़ी देर पहले तक इतने एग्रेसिव हो रहे थे, उनकी हिम्मत इंस्टेंटली टूट गई। भले ही उनके दिलों में अभी भी कंप्लेंट्स थी, लेकिन वो बस वहां से निराश होकर डिस्पर्स हुए और अपने अपने घर लौट गए। वक्त यूं ही उड़ता गया और पलक झपकते ही स्पेशल एग्जामिनेशन शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा था। इस बार अकेले कैपिटल में सिविल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स का नंबर 3000 से ज्यादा था। एग्जामिनेशन कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक, करंट अफेयर्स पॉलिसी और पोएट्री एंड प्रोज। ये एग्जामिनेशन 2.5 दिनों तक चलने वाला था। अर्ली मॉर्निंग में वूली शेन लैंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैडमैन लैन को एग्जामिनेशन हॉल तक एस्कॉर्ट करके ले गई। फिफ्थ प्रिंस निंग जैंग एक्सप्लिसिटली खुद उसे सी ऑफ करने आए। तुम्हें इस बार खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दो। लैंडलिंग ने यह सुना और बो करके बोला, योर हाइनेस प्लीज रेस्ट एश्योर्ड रहिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। कैरेज को जाता हुआ देखकर निंगझेंग का दिल भी मिक्स्ड इमोशन से भर गया था। पिछले 1 महीने में हर किसी ने लैंडलिंग की लर्निंग एबिलिटी को नोटिस किया था। उसे पूरा यकीन था कि शेन लैंग की गाइडेंस के साथ वो इस बार इजीली सिविल एग्जामिनेशन स्मूथली पास कर लेगा। 2 घंटे बाद आसमान उजाले से भर चुका था। इस वक्त तक एग्जामिनेशन हॉल का गेट अनगिनत कैंडिडेट्स की भीड़ से भर चुका था। जैसे ही मार्की ऑफ चंगपिंग के मैंशन की कैरेज वहां आई, उसने सारे स्कॉलर्स की काउंटलेस रिजेंटफुल गेजेस को अट्रैक्ट किया। एग्जामिनेशन शुरू होने से 1 घंटा पहले मैडमैन लैन पूरे एरोगेंट स्वैगर के साथ चलते हुए एग्जामिनेशन हॉल की तरफ आगे बढ़ा। वो जहां से भी गुजरता स्कॉलर्स उससे ऐसे कतराते थे जैसे वो कोई प्लेग हो। उन्हें डर था कि कहीं उन पर भी उसकी बैड लक का असर न पड़ जाए। जल्दी ही एक सीरीज ऑफ बॉडी सर्चेस और इंस्पेक्शंस के बाद सभी कैंडिडेट्स एक के बाद एक एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए। जैसे ही ब्रॉन्ज गॉन्ग बजा, पहला एग्जामिनेशन जिसमें स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक था, ऑफिशियली शुरू हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के ऑफिशियल ने तब स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन के पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। लैंडलिंग ने पेपर लिया और जल्दी से उसे स्कैन किया। उसने देखा कि पेपर पर टोटल 90 क्वेश्चंस थे। एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट के लिए कम से कम आधे क्वेश्चंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे और आखिरी 20% एनोटेशन क्वेश्चंस इतने ऑब्स्क्योर थे कि शायद एग्जाम सेट करने से पहले खुद एग्जामिनर को भी उनके एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता होंगे। लेकिन उसके लिए जिसे स्पेशली शेन लैंग ने ट्रेन किया था, ये प्रैक्टिकली फ्री पॉइंट्स थे।
उसने तुरंत ही आधे घंटे से भी कम वक्त में सभी 90 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए और उसका एक्यूरेसी रेट एक एस्टॉनिशिंग 100% था। नेक्स्ट था अरिथमेटिक, जिससे स्कॉलर्स ज्यादा घबराते थे। ये अरिथमेटिक कुछ मॉडर्न हायर मैथमेटिक्स के जैसा था, जो सीखने में डिफिकल्ट होता है और जिसमें स्कोर्स भी लो आते हैं। क्वेश्चंस द मैथमेटिकल क्लासिक, द 3-part नंबर्स और द आर्ट ऑफ मेंडिंग जैसे क्लासिक से लिए गए थे, जो टोटल 30 क्वेश्चंस थे। और लैंगलिंग का अरिथमेटिक टैलेंट पहले से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और उन इक्वेशंस और प्रैक्टिकल जियोमेट्री के साथ जो शेन लैंग ने उसे हाल ही में सिखाई थी, उसके सामने रखी प्रॉब्लम्स अब बस बच्चों का खेल थी। उसने 15 मिनट से भी कम वक्त में वो सारे सॉल्व कर लिए। इसके बाद उसने आलस में यौन किया और अपने आप से बड़बड़ाया, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो मेरी इंटेलिजेंस की इंसल्ट है। फिर वो टेबल पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। लैंगलिंग ने 1 घंटे से भी कम समय में अपना पहला एग्जाम खत्म कर लिया था, लेकिन आसपास बैठे कैंडिडेट्स ने उसे सोते हुए देखकर नफरत से भरे ताने मारे। जैसा सोचा था वही हुआ। एक भिखारी को कभी पॉलिश नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी प्रिटेंड क्यों ना करे। एग्जाम शुरू होने के तुरंत बाद ही वो सो गया। वो मार्की ऑफ चंगपिंग के मैंशन के लिए एक कलंक है और हिज मैजेस्टी की इंसल्ट है। वक्त तेजी से बीता और अगला दिन आ गया और दूसरा एग्जाम करंट अफेयर्स पॉलिसी पर था। इस वक्त बाकी सारे कैंडिडेट्स सीक्रेटली सॉवरेन के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी को लेकर परेशान थे, जबकि लैंगलिंग उस वक्त इंपीरियल विल को फिगर आउट करने पर फोकस कर रहा था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ग्रेट फ्लेम एम्पायर के करंट इंपीरियल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जोर पॉलिसी एसेस पर दिया जाता था। अगर पॉलिसी ऐसे ब्रिलियंट होता तो पूरे एग्जामिनेशन को पास करने की उम्मीद रहती थी, लेकिन अगर ऐसे खराब होता तो भले ही बाकी 2 पार्ट्स में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो, सब बेकार था। एग्जाम शुरू होने की गोंग दोबारा बजी और जब लैंगलिंग ने पेपर उठाया और टॉपिक देखा तो वो जोरों से हंसने ही वाला था। ये ऑन द फ्यूडल सिस्टम के बारे में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनैन के एलिमिनेट होते ही हिज मैजेस्टी इस नई पॉलिसी की जीत डिक्लेयर करने के लिए एग्जाम क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के लिए इतने ईगर हो जाएंगे। ये बात तो समझ आती अगर ये क्वेश्चन ग्रेट फ्लेम एम्पायर ने सेट किया होता, क्योंकि ग्रेट फ्लेम की न्यू पॉलिसी काफी स्मूथली इंप्लीमेंट हो गई थी। लेकिन यू किंगडम में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी बड़ा फेलियर था। हालांकि वो ये भी समझता था कि उस न्यू पॉलिसी का मेन कोर लोकल नोबल्स की पावर को कमजोर करना और सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत बनाना था। बाकी कैंडिडेट्स के लिए अगर वो हिज मैजेस्टी के टेम्पर को नहीं समझते थे तो उनके पॉलिसी ऐसे में आई छोटी सी भी गलती ड्रैगन के गुस्से को प्रोवोक सकती थी। लेकिन वो अलग था। उन 1000 पॉलिसी एसेज में से जो शेन लैंग ने उसे दिए थे, कोइंसिडेंटली एक डायरेक्टली फ्यूडल सिस्टम से ही रिलेटेड था। अब इसके बाद आ रही थी उसे अपने लिटरेरी टैलेंट को शो ऑफ करने की और एक ब्रिलियंट ऑन फ्यूडलिज्म लिखने की। ये यू किंगडम की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर कंप्लीटली परफेक्ट फिट था और उसे बस टेक्स्ट में फिगर्स को रिप्लेस करके ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के हिस्टोरिकल हीरोज को डालकर आंसर देना था। उसे थॉरली सॉवरेन के ख्यालों को भी समझना था। आखिरकार वो अब 5th प्रिंस निंग जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसका हर एक लिखा हुआ वर्ड निंग जिंग का स्टांस दिखाता। इसलिए उसे दिल से पूरी तरह सॉवरेन के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट में रहना था। मेरे मोस्ट नोबल और सुप्रीम मैजेस्टी भले ही क्राउन प्रिंस आपसे रिजेंबल करते हों और 3rd प्रिंस निंग ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन की बात की जाए तो वो आपके जैसी सोच और दिल नहीं रखते होंगे। सिर्फ 5th प्रिंस निंग जिंग, जो इस नेशन को बनाता है और स्टेट को सिक्योर करता है, हमेशा से आपकी रूलिंग स्ट्रैटेजी पर टिका रहा है और सिर्फ वही पूरी तरह से आपकी पॉलिसीज को इनहेरिट कर सकता है। ये ख्याल दिमाग में आते ही लैंगलिंग ने महसूस किया कि उसकी लिटरेरी इंस्पिरेशन एक झरने की तरह बहने लगी है। उसके हाथ में जो वुल्फ हेयर ब्रश था वो जमीन पर गिरा और स्याही पेपर पर बादलों और धुएं की तरह फैल गई। ऐसा नहीं है कि इसे खत्म करने का कोई डिजायर नहीं था, बल्कि सिचुएशंस ने इसे परमिट नहीं किया। सिचुएशंस का आना क्या वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत से ही नहीं था? अगर शुरुआत नहीं होती तो फ्यूडलिज्म भी नहीं होता। फ्यूडलिज्म लाना सेजेस का इरादा नहीं था। एक बार जब ये मैग्निफिसेंट और हार्ट स्टिरिंग ऐसे शुरू हुआ तो इसे रोकना काफी मुश्किल था। 1 घंटे बाद लैंगलिंग ने फाइनली अपना ब्रश नीचे रखा। ये 2000 से भी ज्यादा वर्ड्स का लंबा पॉलिसी ऐसे एक ही बार में फ्लो में लिख दिया गया था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार ये पक्का एक श्योर शॉट थी। मुझे नहीं लगता कि इस एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कोई भी मौजूद है जो इसे अच्छा पॉलिसी ऐसे लिख सकता हो। कल जब पोएट्री और प्रोज एग्जामिनेशन शुरू होगा तो अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे इस बार टॉप प्राइज मिलना तय है। उसने फिर से एक उबासी ली। अब करने को कुछ नहीं बचा तो क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। ये सोचकर वो टेबल पर लेट गया और दोबारा से गहरी नींद में सो गया। और इस बार उसके जोर जोर से खर्राटों ने तुरंत आसपास के कैंडिडेट्स को काफी डिससैटिस्फाई कर दिया। ये मैडमैन लैन, पहले दिन एग्जाम के दौरान सोना एक बात थी, लेकिन आज करंट अफेयर्स पॉलिसी ऐसे का दिन है जिसे सॉवरेन सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं और ये बेशर्मों की तरह यहां सो रहा है। इस तरह का बिहेवियर क्लियरली हिज हाइनेस के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट दिखाना था। इस वक्त लैंगलिंग के खर्राटों की आवाज ने प्रॉक्टर की अटेंशन भी अट्रैक्ट की। एग्जामिनर ने यह देखा लेकिन उसे उठाया नहीं, बस फ्राउन करके और मन ही मन स्नीयर करते हुए सोचा, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड नोबल शेन लैंग, उसने एग्जाम देने के लिए एक ऐसे निकम्मे इंसान को चुना है, इससे निंग जिंग और हिज मैजेस्टी को आगे चलकर मुंह की खानी पड़ेगी। ये सोचकर उसने कोल्डली इग्नोर किया और टर्न होकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। आखिरकार उसके ओपिनियन में इस बार रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद शेन लैंग और इन सभी गुड फॉर नथिंग्स को पक्का जेल में डाल दिया जाएगा। अगले दिन पोएट्री और प्रोज का फाइनल एग्जामिनेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। इस एग्जाम में जीतना या हारना उतना ही क्रूशल था। पेपर मिलते ही लैंगलिंग तुरंत दोबारा से मोनार्क के दिमाग को समझने की स्टेट में चला गया। उसने मन ही मन सोचा, पोएट्री के 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला फेंग एयर्स, दूसरा फू नरेशन, तीसरा बी कंपैरिजन, चौथा शिंग इफेक्टिव इमेज, पांचवा या एलजीज और छठा सॉन्ग वर्ड्स। फेंग या और सॉन्ग पोएट्री के 3 टाइप्स होते हैं, जबकि फू, बी और सिंग 3 राइटिंग टेक्निक्स हैं। और जो क्वेश्चन सॉवरेन ने पूछा है ऑब्वियसली उसका एक पर्टिकुलरली डीप मीनिंग निकलता है। वाइल्ड गूस एक ऐसी क्रीचर है जो सच में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जबकि ग्रेट पेंगबर्ड एंशिएंट लेजेंड्स की एक फिक्शनल क्रीचर है। सॉवरेन अपने आप से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। ओरिजिनली वो चाहते थे कि लोग उनकी ग्रेट पेंग सीज मोनार्क की तरह तारीफ करें,
लेकिन हाल ही के सालों में उनकी किस्मत इतनी खराब रही है और वो एक ऐसे वाइल्ड गूस की तरह लगते थे जिसके पंख टूट गए हों। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वेश्चन सेट करने के पीछे सॉवरेन का सच्चा पर्पस शायद ये बताना था कि आसमान के नीचे बैठे सभी किंग सिर्फ मॉडल हैं जिनमें फ्लॉज होती हैं, बिल्कुल उन्हीं असली वाइल्ड गीस की तरह। और जिन 1000 ईयर के ज्ञानी मोनार्क्स जैसे कि वो ग्रेट पेंग बर्ड की कल्पना लोग करते हैं, वो सच्चाई में कहीं मौजूद ही नहीं है। जैसे ही उसके थॉट्स इस पॉइंट पर पहुंचे, लैंडलिंग के दिमाग में उसके हिसाब से एक पोएम और प्रोज धीरे धीरे बनने लगा और वो तुरंत खुशी से झूम उठा। पूरे ग्रेट यू में सिर्फ यंग मास्टर शेन ही सॉवरेन के दिमाग को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे ट्रिकी पोएट्री और प्रोज टॉपिक को गेस कर पाना उनके जैसा डिवाइन इंसान ही कर सकता था। तुरंत बाद लैंडलिंग ने ऐसे लिखना शुरू किया जैसे कोई भगवान उसको गाइड कर रहा हो। उसने ली बाई के काम को ऑटम गूस की थीम वाली पोएम में अडेप्ट करना शुरू किया। एक क्वार्टर के बाद जब उसने अपना पेन नीचे रखा और दोबारा से उस ओड को पढ़ा तो वो अभी भी गहरे शॉक में था। यंग मास्टर शेन द पेंग बर्ड ओड के एसेंस को सॉवरेन के थॉट्स के साथ इतने परफेक्टली ब्लेंड कर पाए थे। ऐसा टैलेंट इस दुनिया में सच में अनमैच्ड था। एक्साइटमेंट के बाद उसने एक बार फिर पेपर पलटा और फिर एक स्माइल के साथ नींदे लेते लेते सो गया। बगल में खड़े प्रॉक्टर ने यह देखा। उसके चेहरे पर अभी भी डिस्डेन थी। उसने कोल्डली स्नॉट किया और पीछे मुड़ गया। उसके ओपिनियन में लैंडलिंग, ये गुड फॉर नथिंग इंसान अब जिंदा नहीं बचेगा। उस आफ्टरनून में गोंग बजने के साथ ही 3 दिन का सिविल एग्जामिनेशन ऑफिशियली खत्म हो गया। कैंडिडेट्स ने अपने पेन्स नीचे रख दिए और चीटिंग से बचने के लिए सैकड़ों सोल्जर्स फौरन आगे आए। उन्होंने कैंडिडेट्स को बाहर निकालना शुरू किया और एग्जामिनेशन पेपर्स के नाम छुपा दिए। फिर एग्जामिनर्स और सोल्जर्स की जॉइंट सुपरविजन में सभी कैंडिडेट्स एक एक करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने लगे। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भले ही कैंडिडेट्स पहले ही एग्जॉस्टेड थे, लैंडलिंग को देखते ही उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाया। बस वेट करो, शेन लैंग और वो मैडमैन लैंग का मरना तो पक्का है। लैंडलिंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद वो हाई स्पिरिट्स में निंगझेंग के मैंशन वापस गया। शेन लैंग और बाकी लोग मैंशन के बाहर कब से उसका वेट कर रहे थे। लैंडलिंग को देखकर उसने उबासी ली और परफंक्चुअली पूछा, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, कैसा लग रहा है? लैंडलिंग ने मुस्कुराया, अगर कोई सरप्राइजेस नहीं आए तो इस बार टॉप स्पॉट पर मेरा ही आना तय है। ये सुनते ही निंगझेंग और बाकी सब शॉक में थे। ये कैसा मजाक है? लैंडलिंग, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि तुम ही टॉप स्पॉट ले आओगे? शेन लैंग ने हाउएवर बहुत कामली पूछा, इस एग्जाम में क्वेश्चंस क्या थे? लैंडलिंग ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, यंग मास्टर शेन, आप सच में प्रेसिडेंट हैं। इस बार पॉलिसी एसे का टॉपिक सच्ची में ऑन द फ्यूडल सिस्टम ही था और पोएट्री और प्रोज के टॉपिक के लिए मैंने ऑटम गूस और द ग्रेट पेंग ओड को अडेप्ट दिया। ये सुनते ही शेन लैंग के दिल में एक झलक सरप्राइज भी आया। ऐसा लग रहा था उसने सच में निंग युआंगशियन के थॉट्स को गेस कर लिया था। अब जब सुनैन को एक्सटर्मिनेट कर दिया गया था और यू किंगडम ने फ्रंट लाइन पर एक ग्रेट विक्ट्री जीत ली थी तो वो इतने ईगर हो गए थे। हाउएवर एग्जाम क्वेश्चंस का उन हिस्टोरिकल मास्टरपीसेस के साथ फिट बैठना एक किस्मत की बात थी। ये सोचकर उसने निंगझेंग की तरफ देखा, अपने हाथ जोड़े और कंग्रेचुलेट किया, योर हाइनेस, लैंडलिंग के वर्ड्स एग्जैजरेशन नहीं है। इस एग्जामिनेशन में वो जरूर टॉप स्पॉट ले आएगा। ये सुनकर निंगझेंग अभी भी पजल था। शेन लैंग, क्या तुम्हें जू फैमिली के जू होंगपिंग के बारे में पता है? ये इंसान हमारे यू किंगडम में नंबर 1 स्कॉलर माना जाता है। क्या तुम सच्ची में श्योर हो कि लैंडलिंग की पॉलिसी ऐसे और पोएट्री और प्रोज उसकी सरपास कर पाएगी? शेन लैंग मीनिंगफुली मुस्कुराया। अब बाहर की दुनिया लैंडलिंग के फेल होने का वेट कर रही है ताकि उनके पास हिज मैजेस्टी की बेइज्जती करने का रीजन मिल जाए। इस तरह से हिज मैजेस्टी पक्का होप करेंगे कि लैंडलिंग पास हो जाए तो दोनों एग्जामिनर्स और फाइनल डिसीजन मेकर्स हमारी साइड होंगे। शेन लैंग ने डायरेक्टली निंगझेंग के सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने दिल में जानता था कि चाहे वो सो कॉल्ड नंबर 1 स्कॉलर जू होंगपिंग कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, क्या वो सच में हिस्ट्री के उन ग्रेट मास्टर्स जैसे ल्यू जोंगयुआन और जियाई के बराबर हो सकता है। जैसे ही स्पेशल सिविल एग्जामिनेशन खत्म हुआ, ये खबर कि लैंडलिंग एग्जामिनेशन हॉल में तीनों सेशंस में सो गया था, सॉवरेन निंग युआंगशियन के कानों तक पहुंच गई। निंग युआंगशियन फ्यूरियस थे, बहुत अच्छे। ये लैंडिंग सच में शेन लैंग द्वारा ट्रेन होने लायक है जो इतना लॉलेस होने की हिम्मत कर रहा है। उन्होंने तुरंत लिएन को ऑर्डर दिया, जब ग्रेडिंग खत्म हो जाए तुम एग्जामिनेशन हॉल जाओ और मैडमैन लैंड का एग्जामिनेशन पेपर मेरे लिए रिट्रीव कर लाओ। अगर पेपर ब्लैंक है तो जाओ और उसका सर धड़ से अलग करवा दो। अपना गुस्सा निकालने के बाद निंग युआंगशियन ने फोर्सिबली अपने आप को काम किया और फिर पूछा, अब चू किंगडम के साथ नेगोशिएशंस का क्या हाल है? सॉवरेन के गुस्से को अभी तक ना कम हुआ देखकर ली एन ने जल्दी से बाव किया और कांपते हुए आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, एनवॉय ने रिपोर्ट भेजी है कि नेगोशिएशंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो रही हैं। चू किंगडम सब कुछ डिनाई कर रहा है, न सिर्फ अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है कॉम्पेंसेशन देने से या अपने ट्रूप्स विड्रॉ से, बल्कि वो हमसे कॉम्पेंसेशन मांग रहा है, कह रहा है कि ये हमारा यू किंगडम था जिसने वॉर शुरू की थी। ये सुनते ही निंग युआंगशियन का गुस्सा एक बार फिर इग्नाइट उठा। उन्होंने कर्स, किंग ऑफ चू, तू बुढ़ा कुत्ता, मेरा यू किंगडम और वू किंगडम पहले ही एक अलायंस साइन कर चुके हैं और सू फैमिली की रेबल आर्मी पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। इस बार साफ दिख रहा है कि मेरे यू किंगडम ने एक ग्रेट विक्ट्री जीती है और तू फिर भी ऐसी आउटरेजस डिमांड्स मांग रहा है। अगर तू पागल नहीं है तो तू कोई और प्लान बना रहा है। एक पॉज के बाद उन्होंने अचानक सब्जेक्ट चेंज कर दिया, सदर्न ओयांग किंगडम में सिचुएशन कैसी है? लिएन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, फिलहाल सदर्न ओयांग किंगडम सर्फेस पर बहुत काम लग रहा है, लेकिन दोनों जनरल झू लिन और प्रिंसेस निंग लुओ ने अपने मेमोरियल्स में मेंशन किया है कि उन्हें एक अनयूजुअल एटमॉस्फेयर फील हुआ है। निंग युआंगशियन ने यह सुना और उनके माथे पर शिकन आ गई। क्या ऐसा तो नहीं कि चू किंगडम और सदर्न ओयांग किंगडम ने सीक्रेटली कल्यूड कर ली हो? ये सोचकर उन्होंने तुरंत एक स्टर्न ऑर्डर इशू किया, मेरा वर्बल ऑर्डर सबको सुना दो, नेगोशिएशन प्रोसेस तेज करो और अश्योर करो कि चू किंगडम शॉर्ट पीरियड में कॉम्प्रोमाइज कर ले और अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे। कॉम्पेंसेशन बस एक सिंबॉलिक पेमेंट हो सकता है 5 लाख गोल्ड कॉइन्स का, जो कि 3 साल में दिया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी गलती माननी होगी। ये फाइनल बॉटम लाइन है, तुम खुद नेगोशिएशंस को हैंडल करोगे।
मैं तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल जाकर ग्रेडिंग चेक करने की जिम्मेदारी दूंगा। अगर वो लैंडलिंग सच में ब्लैंक पेपर सबमिट कर चुका है तो तुरंत किसी को निंगझेंग के मैंशन भेजकर उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करवाओ। इस दौरान एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सभी एग्जामिनर्स बहुत फर्वेंटली कैंडिडेट्स के पेपर्स रिव्यू कर रहे थे। क्रूड लैंग्वेज वाले एसेज के लिए उन्हें बस एक झलक मिली और फिर कैजुअली फ्लोर पर फेंक दिया गया। उस वक्त चीफ एग्जामिनर मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के राइट वाइस मिनिस्टर पेपर्स फेंक रहे थे और खुद ही कंप्लेन कर रहे थे। इन कैंडिडेट्स के एसेज हर जनरेशन के साथ खराब होते जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स में से ऑनर रोल के लिए सिर्फ 100 नाम चुने जा सकते हैं और ये ऐसा लगता है जैसे अंडों के ढेर में से जनरल चुनना। हर बार ये और मुश्किल हो जाता है। जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे तभी एग्जामिनर जाओ जो उनके बगल में थे उन्होंने अचानक टेबल पर हाथ मारा और खड़े हो गए। इस सडन आवाज ने राइट वाइस मिनिस्टर को इतना स्टार्टल किया कि उनके हाथ में जो पेपर था वो स्लैप की आवाज के साथ फ्लोर पर गिर गया। वो कंप्लेन करने ही वाले थे जब उन्होंने देखा एग्जामिनर जाओ एक्साइटेडली चला रहे हैं। चीफ एग्जामिनर, मेरे प्यारे कॉलीग्स, कृपया करके अपने हाथों के पेपर नीचे रखो और इसे देखो। ये जरूर सबके लिए फ्रेश हवा का झोंका होगा। कुछ पल बाद राइट वाइस मिनिस्टर ने पेपर लिया और कई एग्जामिनर्स उनके पीछे खड़े हो गए। जैसे ही पेपर खोला गया सभी ने हैंडराइटिंग पहचान ली। ये जू होंगपिंग की हैंडराइटिंग थी, यू किंगडम के नंबर 1 स्कॉलर। उसे पढ़ने के बाद सभी तुरंत शॉक में आ गए और उसकी प्रेज करते थके नहीं। यंग मास्टर जू सच में हमारे यू किंगडम का नंबर 1 स्कॉलर के लायक है। उसने 90 स्क्रिप्चर रेसाइटेशन क्वेश्चंस में से 88 सही जवाब दिए और 30 अरिथमेटिक क्वेश्चंस में से 29 सही। झांग ज़िशु नॉर्दर्न स्काई प्रोविंस की ग्रैंड कमांडर ऑफिस के चीफ ऑफ स्टाफ ने पिछले 15 सालों में मेट्रोपॉलिटन एग्जामिनेशन में 115 क्वेश्चन सही जवाब दिए थे और वो उस साल का टॉप स्कॉलर बन गया था। अब जू होंगपिंग ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसको पार करना लोगों के लिए कई डेकेड्स तक इम्पॉसिबल लगता है। अब तक राइट वाइस मिनिस्टर बहुत ईगली जू होंगपिंग का पॉलिसी ऐसे खोलने को तैयार थे। एक सेकंड में ही एग्जामिनर्स के मुंह से एक और आह निकल आई। इस पॉलिसी ऐसे में इतना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना गहरा इरादा और इल्यूजन्स इतनी प्रिसाइज तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। किसने सोचा था कि एक ऐसी बेहतरीन पॉलिसी ऐसे सिर्फ एक 17 साल के लड़के के हाथ से लिखी जा सकती है। आखिरी में राइट वाइस मिनिस्टर ने पोएट्री और प्रोज का सेक्शन खोला और पाया कि जू होंगपिंग ने भी ऑटम गूस थीम और ग्रेट पेंग से इंस्पायर होकर एक ओड लिखा था। जब एग्जामिनर्स ने कंटेंट पढ़ा उन सब ने एडमिरेशन के साथ एक ठंडी आह भरी। सच्ची में एक आसमान से गिरा हुआ टैलेंट। यंग मास्टर जू अनडाउटेड इस सेशन का सबसे डिजर्विंग टॉप स्कॉलर है। बस अब इसकी ऐसे और पोएट्री पढ़ने के बाद किसी और की पेपर पर ध्यान लगाना वाकई मुश्किल है। राइट वाइस मिनिस्टर ने अपना ब्रश उठाया और पेपर पर एक भारी सर्कल बनाया, जिसका मतलब था कि सारे एग्जामिनर्स ने इस पेपर को एक ही आवाज में अप्रूव किया और किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ली एन एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गए और अंदर घुसते ही पूछे, मेरे ऑनरेबल एग्जामिनर्स, क्या आपने ग्रेडिंग के दौरान किसी का ब्लैंक पेपर देखा है? राइट वाइस मिनिस्टर जल्दी से आगे बढ़े और रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, लियोनक, हमने अभी तक कोई ब्लैंक पेपर नहीं देखा। अगर हमें आगे मिले तो हम आपको फौरन रिपोर्ट कर देंगे। लियन ने हल्का सा नोट किया, तो फिर मैं आपसे माफी चाहूंगा इस परेशानी के लिए। लियन को विदाई देते ही एग्जामिनर झाओ धीरे से बोले, लगता है कि मैडमैन लैंड के पेपर ब्लैंक सबमिट करने की खबर हिज मैजेस्टी के कानों तक पहुंच चुकी है। अगर इसने सच में ब्लैंक पेपर सबमिट किया होगा इस बार तो डर लगता है कि इसकी जिंदगी पर बनाएगी। ये सुनने के बाद राइट वाइस मिनिस्टर ने स्नीर किया, वो आदमी शेन लैंग को शाही इनायत मिलने की वजह से बड़ा गुरूर है। इस बार उसने हिज मैजेस्टी का विश्वास पब्लिकली तोड़ दिया है। डर तो ये लगता है कि कहीं वो बेकार प्रिंस निंगझेंग भी उसमें शामिल ना हो गया हो। क्या वो हिज मैजेस्टी के इस भयानक क्रोध का सामना कर पाएंगे? फिर राइट वाइस मिनिस्टर बाकी एग्जामिनर्स की तरफ मुड़े और बोले, चलिए बाकी सब लोग, हिज मैजेस्टी के विचार हमारी परवाह का हिस्सा नहीं है। हम सब अपना फोकस ग्रेडिंग पेपर्स पर लगाएं। वक्त तेजी से उड़ता गया और जल्द ही रात के 3 बज चुके थे। सबकी थकावट को देखते हुए राइट वाइस मिनिस्टर ने जोर से आवाज लगाई, चलो थोड़ा उत्साह बढ़ाओ, बस थोड़ा और टाइम और ग्रेडिंग हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगी। इसी पल हनलिन अकेडमी का फर्स्ट डेप्यूटी एग्जामिनर नींद में था। उसकी आंखें बंद होने वाली थीं। नहीं सो सकता, बस थोड़ा और। उसकी उंगलियां ऑटोमेटिकली रेफरेंस पेपर को चेक कर रही थीं, लेकिन उनके आगे वाले पेपर का एक्यूरेसी रेट देखकर अचानक उनकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। ये क्या हो रहा है? इस पेपर के सभी 90 स्क्रिप्चरल रेसिटेशन क्वेश्चंस और 30 अरिथमेटिक क्वेश्चन सही हैं। यहां तक कि दोनों सबसे मुश्किल और ऑब्सक्योर सवालों के भी जवाब सही हैं। ये बहुत शॉकिंग है। नहीं, हो सकता है वो एक लॉपसाइडेड टैलेंट हो जो सिर्फ स्क्रिप्चरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक में बहुत अच्छा हो। ये वही कैंडिडेट हो सकता है जो इनमें महारत रखता हो लेकिन बाकी चीजों में कमजोर हो। इंपीरियल एग्जामिनेशन में तो पॉलिसी, एसे, पोएट्री और प्रोज ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात से उसकी नींद उतर गई। उसने थोड़ा रिफ्रेशिंग टी पी और जल्दी से इस कैंडिडेट के पॉलिसी ऐसे पेपर पर नजर डाली, पर कुछ लाइंस पढ़ने के बाद वो एकदम शॉक से ठहर गया। उसकी आंखों में हैरानी भरी हुई थी। ऐसे प्रोडिजी कहां से आया है? ये ऐसे ऑन द फ्यूडल सिस्टम इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है। नहीं, अच्छी बोलना गलत होगा। ये तो किसी सदियों पहले की ग्रेट मास्टरपीस है। इसका रिसर्च बहुत गहरा है, इंटेंशन काफी प्रोफाउंड है और ऐसी राइटिंग कोई आम कैंडिडेट नहीं कर सकता। अगर इसे जू होंगपिंग के पॉलिसी ऐसे से कंपेयर करूं तो ये आसमान जमीन का फर्क लगता है। तुरंत उसने पोएट्री और प्रोज वाले हिस्से को देखा। जैसे ही उसने ऑटम गूज पोएम की लाइन पढ़ी, दैट विच अबैंडन्स मी यस्टरडेज डे कैन नॉट बी केप्ट, दैट विच ट्रबल्स माई हार्ट टुडेज डे इज फुल ऑफ सॉरो, वो अपनी सांसें रोक नहीं पाया और उसका दिल बेकाबू होकर थर्रा उठा। ऐसे प्यारे लफ्ज एक आम इंसान कैसे लिख सकता है? ये तो किसी री इनकारनेटेड इमॉर्टल का काम है। फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अचानक से पेपर ऊंचा करके क्राउड के सामने जोर से चिल्लाया, सुनो सभी, जू होंगपिंग फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा। ये पेपर जो मेरे हाथ में है वो बिना किसी शक के टॉप स्कोरर बनना चाहिए। अगर किसी की भी हिम्मत हुई इसको सेकंड रैंक देने की तो मैं पर्सनली रॉयल पैलेस जाऊंगा इस पेपर के साथ और हिज हाइनेस से इंसाफ मांगूंगा। उसकी आवाज आते ही पूरा रूम अप्रोर में पड़ गया। किसी ने माथा सिकोड़ कर जवाब दिया, भाई ऐसे बात मत करो, हमने जू होंगपिंग का पेपर देखा है।
इस एग्जामिनेशन हॉल में जू होंगपिंग के पॉलिसी ऐसे और पोएट्री और प्रोज को सरपास करने वाला कोई कैसे हो सकता है। डेप्यूटी एग्जामिनर, जिसको लगा कोई इस बात को मान नहीं रहा था, अचानक उस पेपर को उनके हाथ में थमाते हुए बोला, मेरे साथ डिबेट मत करो। अगर आज नहीं देखोगे तो इस मास्टरपीस को जरूर पछताओगे बाद में। हालांकि वो सब रिलक्टेंट थे, उन्होंने उसे एक मौका दे ही दिया और साथ आकर देखना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल सबके मुंह से एक लंबा आह निकला। ये कैसे मुमकिन है? स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक सारी ठीक। ये इंपीरियल एग्जामिनेशन बनाने के बाद आज तक कभी किसी के ऐसे हेवन डिफाइंग स्कोर हुए हैं क्या? अब तो लोगों को अपनी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं रही और सभी पॉलिसी ऐसे और पोएट्री और प्रोज पढ़ने लग गए। एक कोने में राइट वाइस मिनिस्टर अपने स्टैंडर्ड एटीट्यूड के साथ बैठा था, लेकिन यह माहौल देखकर उससे रहा ना गया। वो आगे आया, लेकिन चेहरे पे डिस्डेन अभी भी बरकरार था। ये इनएक्सपीरियंस्ड फूल्स। क्या हो गया अगर उसने अरिथमेटिक के आंसर्स ठीक दे दिए तो? इंपीरियल एग्जामिनेशन किसी को कंट्री चलाने के लिए चूज करती है पॉलिसी एसेज, पोएट्री और प्रोज के स्किल्स के आधार पर, ना कि अरिथमेटिक पे। और इस बात के साथ उसने पेपर ले लिया। हालांकि जैसे ही उसने पॉलिसी ऐसे पढ़ा, उसके चेहरे का डिस्डेन शॉक में बदल गया। ये कैसे पॉसिबल है? अगर जू होंगपिंग की पॉलिसी ऐसे एक मास्टरपीस थी, तो ये तो कोर्ट में रखकर आने वाले जनरेशंस को पढ़ानी चाहिए। और इसकी पोएट्री और प्रोज, इसकी इतनी बढ़िया लिखावट जरूर जनरेशंस तक पास डाउन की जाएगी। लैंडलिंग का एग्जामिनेशन पेपर चेक करने के बाद सारे एग्जामिनर्स एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरह से स्टन रह गए, खास करके राइट वाइस मिनिस्टर, जो वहां खड़ा ही रह गया इस पेपर को जू होंगपिंग की पेपर के साथ कंपेयर करके। ये सच में एक मेजर परेशानी थी। जू फैमिली ने जू होंगपिंग को 2 एग्जाम साइकिल्स तक रोके रखा था ताकि वो सिंगल अटेम्प्ट फेमस हो, पर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो अपना टॉप स्पॉट खोने वाला था। ये जू फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। उसी पल में एक एग्जामिनर ने सजेस्ट किया, चीफ एग्जामिनर, क्या हम इस फाइल की सील ना तोड़ें? हम देख तो लें ये कौन है। ये सुनकर राइट वाइस मिनिस्टर ने तुरंत मना किया, बिल्कुल नहीं, रूल्स और रूल्स। हम पहले रैंकिंग क्लियर करेंगे, फिर हम इसकी सील को तोड़ सकते हैं। उनको मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा, पर उनके दिल में थोड़ी डिस्कशन तो चल रही थी। भाइयों, आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस लीक हुए हैं? एक प्लम्प एग्जामिनर तुरंत बोला, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, मगर इस पेपर का एक्यूरेसी रेट बहुत अनबिलीवेबल लगता है। स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक में सब कुछ बिल्कुल ठीक होना अनप्रेसिडेंटेड है, और ये पॉलिसी ऐसे और पोएट्री का लेवल कुछ ऐसा नहीं लगता जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बन गया हो। पर इस बार जू फैमिली डिटर्मिन्ड थी कि वो जू होंगपिंग को पहले रैंक पर लाकर रहेगी। अगर हम इसे सेकंड कर दें तो बहुत हंगामा होने वाला है। ये बोलते ही फर्स्ट डेप्यूटी चीफ एग्जामिनर ने एंग्रीली बोल उठा, इसका क्या मतलब है? क्या आप जू होंगपिंग को जबरदस्ती फर्स्ट जगह में लाने वाले हैं? मैं इसको अग्री नहीं करता। अगर आपने सच में ऐसा कुछ किया तो मैं अभी से इस एग्जामिनेशन बोर्ड से रेजिग्नेशन देके सीधे हिज हाइनेस के पास जाऊंगा। इस हंगामे को देखते हुए वो प्लम्प एग्जामिनर आगे बढ़ के उसे समझाने लगा, देखिए, आप इंपल्सिव ना बने। ऐसा करते हैं, हम ये दोनों पेपर्स सीधे हिज मैजेस्टी के पास ले जाते हैं, वही ठीक सा जजमेंट करेंगे। ये बात सुनकर राइट वाइस मिनिस्टर खामोश रह गए। बहुत सोचने के बाद उसने बोला, इस हालत में शायद यही सोल्यूशन ठीक रहेगा। मैं ली यूनिच के पास अभी बता कर आता हूं। अगले सुबह ली एन वो 2 पेपर सॉवरेन के बेड चेंबर में लाए। उस समय निंग युआनशिन ब्रेकफास्ट करने वाले थे। उन्होंने अपनी सिल्वर चॉपस्टिक्स नीचे रखे और आवाज में बोला, रात में क्या कुछ था एग्जामिनेशन हॉल में? ली एन सिर झुका के जवाब दिया, योर मैजेस्टी, मुझे कोई ब्लैंक पेपर तो नहीं मिला, मगर एग्जामिनर्स को 2 पेपर्स ऐसे मिले हैं जिनमें अंतर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे ये दोनों इधर भेजना पड़ा ताकि आप खुद जजमेंट लें। बता नहीं क्या कहते हो? निंग युआनशिन का चेहरा डार्क हो गया और गुस्सा आया। ये हॉल में बैठे क्या कर रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है कि मैं रैंकिंग निकालूं। लेकिन जैसे उनकी आवाज दबी, एक विचार दिमाग में आया, क्या ये मुमकिन है कि उस बच्चे जू होंगपिंग ने कोई गलती की हो और शेनलांग के किसी आदमी ने इसमें चांस मार लिया हो? कुछ सोच के बाद उन्होंने ली एन को पास पेपर्स को पेश करने का इशारा किया। पहली पॉलिसी ऐसे खुलते ही उन्हें वो जू होंगपिंग की लगने लगी। आफ्टर ऑल वो उसके अंकल थे और उसको बढ़ते हुए देखा था। उसकी राइटिंग से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। उस पल में अपने हाथ में पॉलिसी ऐसे को देखते हुए उनको बहुत खुशी हुई। ये ऑन द फ्यूडल सिस्टम उसके विचार से मैच कर रही थी, बहुत गहराई के साथ लिखा गया था। ऐसा पेपर तो जरूर लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन वो अचानक थोड़ा परेशान थे। अगर ये ऐसे इतना बढ़िया है तो इन एग्जामिनर्स को क्या जरूरत थी मेरे पास भेजने की? क्या ये इसलिए है कि जू होंगपिंग मेरी बहन का बेटा और प्राइम मिनिस्टर जू का पोता है कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई इसको नंबर 1 रैंक देने की? इसी सस्पिशन के साथ उन्होंने दूसरी फाइल पर नजर डाली, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रिप्चुरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक के पूरे 120 क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे। तो फिर इस इंसान का पॉलिसी ऐसे कैसा होगा? उसने इम्पेशेंटली पॉलिसी ऐसे खोला और वो जितना पढ़ता गया उतना ही अलार्म्ड होता गया। एंड तक आते आते वो अचानक खड़ा हो गया और पेपर पकड़ा हुआ उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। ये पॉसिबल कैसे है? इस आर्टिकल का हर एक सेंटेंस ऐसे लिखा गया है जैसे ये मेरे ही थॉट्स को डिसेक्ट रहा हो। इसमें तो उन ओमिशंस को भी एड्रेस किया गया है जो मैंने खुद कंसिडर नहीं की थी। इस पॉलिसी ऐसे को सच में फार साइटेड और मास्टरफुल कहा जा सकता है। ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि ये डायरेक्टली पुराने न्यू पॉलिसी एडिक्ट को रिप्लेस करके पूरी दुनिया के सामने प्रोक्लेम किया जा सकता है। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी नजर पोएट्री और प्रोज की तरफ घुमाई। सिर्फ इस पल में आकर निंग युआनशिन को एग्जामिनर्स का डिलेमा पूरी तरह समझ आया। हर कोई अपने दिल में पहले से जानता था कि टॉप स्कोरर किसे होना चाहिए, लेकिन जू होंगपिंग की आइडेंटिटी की वजह से उन्होंने ये हॉट पोटैटो उनके सिर पर डाल दी थी। लेकिन यू किंगडम ने आखिर इतना बड़ा प्रोडिजी कब पैदा कर दिया? पजल्ड होकर निंग युआनशिन ली एन की तरफ मुड़े और पूछा, ये पेपर किस कैंडिडेट ने लिखा है? ली एन ने बाउ किया और रिप्लाई किया, योर मैजेस्टी, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग फिनिश होने से पहले सील ब्रेक नहीं की जा सकती, इसलिए ये सर्वेंट उस कैंडिडेट की आइडेंटिटी नहीं जानता। ये सुनकर निंग युआनशिन स्टन रह गए और अचानक उनके दिमाग में एक गेस आया। उन्होंने खुद को कंपोज किया और एक डीप वॉइस में कहा, निंग झेंग के मैंशन जाओ और उस आदमी को जिसका नाम मैडमैन लैन, उस लैंडलिंग को मेरे पास लेकर आओ। मुझे उससे कुछ पूछना है।
आधे घंटे बाद लैनलिंग सॉवरेन के सामने कांपते हुए घुटनों पर बैठा। ये कॉमनर योर मैजेस्टी को रिस्पेक्ट्स पे करता है। निंग युआंगशिन ने उसे साइडवेज देखा। तुम्हें सच में एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बिल्कुल उस लिटिल रास्कल शेन लैंग की तरह। तुम्हारी एग्जामिनेशन हॉल में इतने खुलेआम सोने की हिम्मत हुई और अब मुझे देखकर डर लग रहा है। फिर उन्होंने लियन को एक लुक दिया, उसे पेपर हैंड ओवर करने का सिग्नल देते हुए, और पूछा, क्या तुम इस पेपर को पहचानते हो? लैनलिंग ने जल्दी से काउंटर किया और बोला, ये इस कॉमनर का ही है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, निंग युआंगशिन शॉक्ड भी थे और ओवरजॉयड भी। वो शॉक्ड थे कि इस मैडमैन लैन के पास सच में इतना टैलेंट था, और वो ओवरजॉयड इसलिए थे क्योंकि पिछले कुछ समय से सेंसर्स उन्हें डेली कोर्ट में शेन लैंग द्वारा बेगर्स को इंपीरियल एग्जामिनेशन के लिए रेकमेंड करने पर इंपीच कर रहे थे, ये मानते हुए कि उनका डिसीजन अब्सर्ड था। अब जबकि लैनलिंग ने एक स्टनिंग डेब्यू कर दिया था, उनके पास सारे ऑफिशियल्स का मुंह बंद करने का एक सॉलिड रीजन था। लेकिन अचानक ही निंग युआंगशिन ने फ्राउन किया। वो खुश क्यों नहीं हो पा रहे थे? मैडमैन लैन के बेगर वाले बैकग्राउंड के साथ वो इतनी बेहतरीन पोएट्री और पॉलिसी एसेज लिखने के लायक कैसे हो सकता है? और वो मेरे थॉट्स के साथ इतना इन ट्यून कैसे हो सकता है? वो जितना इस बारे में सोचते उतने ही अनकंफर्टेबल होते गए और अचानक चिल्ला पड़े, बोल लैनलिंग, मुझे सच बताओ, क्या तुमने इस एग्जामिनेशन में चीट किया है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें 1000 कट्स करके एग्जीक्यूट करवा दूंगा। लैनलिंग इतना डर गया था कि जैसे उसकी जान ही निकलने वाली थी। वो कांपा और मर्सी की भीख मांगते हुए बोला, मैं योर मैजेस्टी से लीनियंट होने की दरख्वास्त करता हूं। ये पोएट्री और पॉलिसी ऐसे सच में इस कॉमनर ने नहीं लिखे थे। ये सब पहले से ही यंग मास्टर शेन ने एडवांस में लिख दिए थे और इस कॉमनर ने बस उन्हें मेमोराइज करके वहां कॉपी किया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, निंग युआंगशिन खुशी से झूम उठे। तो ये बात है, जैसा सोचा था, सिर्फ वही लिटिल विलन ही ऐसे वर्ड्स लिख सकता है जो मेरी सोल को हिला दे। इस दुनिया में सिर्फ वही मेरा कॉन्फिडेंट बनने के लायक है। सॉवरेन ने फिर काम होने का नाटक किया। अपने दिल में उमड़ती हुई खुशी को सप्रेस करने के लिए चाय का एक सिप लिया और दोबारा पूछा, शेन लैंग ये पॉलिसी ऐसे और पोएट्री एडवांस में कैसे लिख सकता है? क्या उसने एग्जामिनर्स को ब्राइब देकर क्वेश्चंस पहले से जान लिए थे? लैनलिंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, नहीं, वो यंग मास्टर शेन थे जिन्होंने इस कॉमनर को मेमोराइज करने के लिए एडवांस में 1000 से ज्यादा पॉलिसी एसेज और 3000 पोएम्स प्रिपेयर करके दी थी। बस किस्मत से इस बार के क्वेश्चंस उन्हीं के बीच में से आ गए। ये बात सुनते ही सॉवरेन का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। क्या ये शेन लैंग लड़का कोई मॉन्स्टर है? वो 1000 से ज्यादा हाई क्वालिटी पॉलिसी एसेज और पोएम्स लिख सकता है? और लैनलिंग, उसने स्क्रिप्चरल रेसिटेशन और अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन सही कर दिए, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक महीने में उसने न सिर्फ 4 बुक्स और 5 क्लास 6 और अरिथमेटिक सब्जेक्ट्स को मेमोराइज कर लिया, बल्कि इतनी सारी पोएम्स और पॉलिसी एसेज भी याद कर ली। क्या ये सब कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? एक लंबी शांति के बाद निंग युआंगशिन ने लियन को इंस्ट्रक्ट किया, जाओ एक बुक लेकर आओ, उसमें से 5000 वर्ड्स का एक चैप्टर ढूंढो और लैनलिंग को उसको मेमोराइज करने के लिए एक इंसेंस स्टिक तक का टाइम दो। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही लैनलिंग को वो बुक मिली, वो तुरंत एक अजीब सी स्टेट में चला गया, जैसे उसका दिमाग कोई रिकॉर्डिंग मशीन हो जो बड़ी तेजी से बुक के कंटेंट्स को अपनी मेमोरी में इनग्रेव कर रहा था। 15 मिनट के बाद ली एन आगे आया और बोला, टाइम अप हो गया है। मिस्टर लैन, प्लीज वो बुक मुझे वापस दे दें। उसने वो बुक सॉवरेन को हैंड ओवर करने के बाद लैनलिंग को रिसाइट करना शुरू करने का ऑर्डर दिया। एक पल बाद सॉवरेन पूरी तरह शॉक के लुक के साथ अपने आप से बड़बड़ाए, माय हेवेंस, शेन लैंग को आखिर ऐसी जीनियस कहां से मिल गई? ये सच में जो कुछ भी देखता है उसे मेमोराइज कर सकता है, वो भी बिना एक सिंगल मिस्टेक किए। हालांकि इस पल सॉवरेन एक बार फिर डीप थॉट में पड़ गए। लैनलिंग के पेपर को झू होंगपिंग के पेपर से कंपेयर करें तो एक पारखी नजर एक ही झलक में बता सकती थी कि कौन सुपीरियर था। लेकिन अगर उन्होंने लैनलिंग को टॉप स्कॉलर बना दिया, भले ही इससे वो अपना गुस्सा निकालकर अपनी इज्जत बचा लेंगे, लेकिन इससे पूरे यू किंगडम में श्योरली एक ह्यूज अपरोर मच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैन के पॉलिसी एसे और पोएट्री का ओरिजिनल ऑथर शेन लैंग था। अगर लैन के पास खुद का कोई रियल टैलेंट नहीं था तो किसी के हल्का सा प्रोब करने पर ही वो एक्सपोज हो जाएगा। उस पॉइंट पर बात सिर्फ फेस लूज करने तक नहीं रहेगी, ये एग्जामिनेशन फ्रॉड के एक मेजर केस में एस्केलेट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने टेंटेटिवली लैनलिंग से पूछा, अगर मैं तुमसे खुद एक पॉलिसी एसे और पोएम एंड प्रोज लिखने को कहूं तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? लैनलिंग एक पल के लिए हेजिटेट हुआ, फिर बो करके उसने रिप्लाई किया, ये कॉमनर ट्राई करने के लिए विलिंग है। मैं योर मैजेस्टी से टॉपिक सेट करने की रिक्वेस्ट करता हूं। ये देखकर निंग युआंगशिन ने एक डीप वॉइस में कहा, गुड, तो फिर पॉलिसी एसे के लिए ऑन फैक्शंस को अपना टॉपिक लो। पोएट्री और प्रोज के लिए बुक ऑफ सॉन्ग्स में से द 7th मंथ को चूज करो। 7वें महीने में 5 स्टार मेरिडियन को पास करता है और 9वें महीने में क्लोथ्स बांटे जाते हैं। इन 2 लाइन्स का यूज करके रिस्पेक्टिवली एक पोएम और एक ओड कंपोज करो। जाओ इसे एक टेबल दो और इसके लिए एक ब्रश, इंक, पेपर और इंकस्टोन प्रिपेयर करो। इस पर ली एन को अपने लिए राइटिंग मटेरियल्स प्रिपेयर करते हुए देखकर लैनलिंग रफली सॉवरेन के कंसर्न्स को गेस कर सकता था। और हालांकि उसके दिमाग में कई ड्राफ्ट्स थे, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस बार वो सिंपली शेन लैंग द्वारा प्रिपेयर किए गए पोएम्स और एसेज को कॉपी नहीं कर सकता। उसे अपने खुद के रियल टैलेंट से हिज मैजेस्टी का अप्रूवल जीतना था। ये इनफ आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था, लेकिन साथ ही उसे मेजर भी कंट्रोल करनी थी ताकि वो कुछ ज्यादा ही डैजलिंग ना बन जाए। एक बार जब सब कुछ रेडी हो गया, लैनलिंग ने एक पल के लिए अपने दिमाग को फोकस किया और फ्यूरियसली लिखना शुरू कर दिया। 1 घंटे से भी कम वक्त में उसने 1000 कैरेक्टर्स का पॉलिसी एसे और साथ ही एक पोएम और ओड लिख दिया था। लियन तुरंत आगे आया, एग्जामिनेशन पेपर वापस लिया और बड़ी रिस्पेक्टफुली उसे सॉवरेन को प्रेजेंट किया। जैसे ही निंग युआंगशिन ने अपने हाथ में पकड़ा पेपर पढ़ा, उनकी टाइटली फरोड ब्राउज धीरे धीरे रिलैक्स हो गईं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैन का लिटरेरी टैलेंट सच में काफी अच्छा होगा। सेंटेंसेस बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट थे और एल्यूजन्स का यूज प्रिसाइसली और अप्रोप्रिएटली किया गया था। इसे डेफिनेटली एक फर्स्ट रेट ऐसे माना जा सकता था। बस बात यह थी कि क्लोजली इंस्पेक्ट करने पर ऐसा लगता था जैसे इसमें वो सोल मिसिंग थी जो सीधे दिल पर स्ट्राइक करती थी। शेन लैंग की राइटिंग से कंपेयर करें तो ये थोड़ा ज्यादा ही ऑफ था, लेकिन दोबारा सोचने पर लैन ने जो टैलेंट अभी डिस्प्ले किया था वो इनफ स्टेबल था। ये आर्टिकल रिपीटेड स्क्रूटनी झेल सकता था और एक्सपोज होने की कोई चिंता नहीं थी।
इसके अलावा लैन के एसेज और पोएम्स ओरिजिनली शेन लैंग से आए थे और इस तरह से वो उस लिटिल रैस्कल को रिप्रेजेंट करते थे। वो आखिर उसे सेकंड कैसे आने दे सकते थे? निंग युआंगशिन ने अपने दांत पीसे और आखिरकार अपना माइंड मेकअप कर लिया। टॉप स्पॉट लैनलिंग को ही दिया जाएगा, भले ही फ्यूचर में इससे कोई पब्लिक अप्रोर मच जाए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर उन्होंने अपना सिर उठाया, हाथ हिलाया और बोले, लैनलिंग, मैंने अपने दिल में चॉइस मेक कर ली है, अब तुम वापस जा सकते हो। लैनलिंग के जाने के बाद निंग युआंगशिन अपने दिल की खुशी को और सप्रेस नहीं कर पाए और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। गुड, एक्सीलेंट। जब लिस्ट अनाउंस होगी तो पूरी दुनिया के चेहरों पर वो शॉक्ड एक्सप्रेशंस देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि उन सेंसर्स और उन बेशर्म कैंडिडेट्स को क्या कहना है। फिर वो ली एन की तरफ मुड़े और इंस्ट्रक्ट किया, एग्जामिनेशन हॉल जाओ और मेरा वर्बल ऑर्डर रिले करो। इंपीरियल एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफिशियल्स के सिलेक्शन में फेयरनेस और जस्टिस की अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। जो कोई भी टॉप स्पॉट डिजर्व करता है वही उसे हासिल करेगा। किसी भी कैंडिडेट की आइडेंटिटी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एसेज और पोएम्स की क्वालिटी के बेस पर जज किया जाएगा। और हाँ, ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म से गार्ड्स भेजो ताकि एग्जामिनेशन हॉल को स्ट्रिक्टली गार्ड किया जा सके। जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते इस मैटर की एक भनक भी बाहर नहीं जानी चाहिए। लिएन तुरंत समझ गया। उसने बो किया और स्टडी से बाहर आने के बाद वो रिलीफ की एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। हिज मैजेस्टी का विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है इस बार वो शेन लैंग के साथ फोर्सेस ज्वाइन करके पूरी दुनिया के फेस पर एक बड़ा स्लैप मारने वाले हैं। हालांकि मैं भी कोर्ट के उन सेंसर्स के चेहरों पर वो वंडरफुल एक्सप्रेशंस देखने के लिए फॉरवर्ड लुक कर रहा हूं। इस पल इंपीरियल स्टडी में सॉवरेन जिन्होंने अभी अभी रिलीफ की सांस ली थी, उनके दिमाग में एक और मैटर घूम रहा था, मिलिट्री एग्जामिनेशन। वो लैन वेल रीड था और उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी और वो शेन लैंग द्वारा लिखे गए पॉलिसी एसेज और पोएम्स को मेमोराइज करके अप्लाई कर सकता था। लेकिन मिलिट्री एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले वो 10 आधे अपाहिज बेगर्स थे। वहां मिरेकल क्रिएट करना हेवन में चढ़ने से भी हार्डर था। नहीं, जैसे ही उनके थॉट्स टर्न हुए, निंग युआंगशिन के हल्की सिकड़ी हुई भौहों वाले चेहरे पर अचानक एक मीनिंगफुल और मिस्चीवियस स्माइल आ गई। क्योंकि वो लड़का शेन लैंग लैंड जैसा मिरेकल क्रिएट कर सकता है तो मुझे बिलीव है कि वो मिलिट्री एग्जामिनेशन में भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वक्त तेजी से उड़ता गया और जल्द ही स्पेशल इंपीरियल मिलिट्री एग्जामिनेशन का दिन आ गया। वू लाई अभी भी अपनी फीमेल सोल्जर्स को लीड करते हुए फ्रंट में रास्ता क्लियर कर रही थी और एक दर्जन के करीब कैरेजेस को बड़े फैनफेयर के साथ आगे एस्कॉर्ट कर रही थी। रास्ते भर आने वाले मॉकरी और स्कॉन की आवाजें हमेशा की तरह इंसेसेंट थीं। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल के गेट के पास पहुंचे, वू लाई अचानक जोर से चिल्लाई, कैरेजेस हॉल्ट, सब लोग कैरेजेस से बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, जब वो 10 लैंड ब्रदर्स कैरेजेस से बाहर आए, वहां मौजूद हर कोई स्टन रह गया। अपनी स्ट्रेट पोस्चर्स और इतने पावरफुल ऑरा वाले ये लोग आखिर कौन थे? और वो 10 क्रिपल्ड बेगर्स कहां गए जो पहले जमीन से ठीक से उठ भी नहीं सकते थे? इस पल भीड़ में से अचानक कोई चिल्लाया, चीफ एग्जामिनर उनकी जगह पर कोई और एग्जाम दे रहा है। शेन लैंग ने जिन 10 आदमियों को चूज किया था वो सब क्रिपल्ड बेगर्स थे, ये लोग नहीं। किसी को रिपोर्ट करते हुए सुनकर चीफ एग्जामिनर यानी वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर जल्दी से चलकर वहां आए। अपने सामने खड़े आदमियों पर एक ग्लांस डालने के बाद उन्होंने बिना एक वर्ड बोले रोर किया, सोल्जर्स, इमीडिएटली इनकी आइडेंटिटीज वेरीफाई करो। ऑर्डर मिलते ही एक क्लर्क पोर्ट्रेट्स लेकर वहां आया और एक एक करके उन आदमियों के फेसेस से उन्हें कंपेयर करने लगा। शेन 13 ने पीछे से ये देखा तो उसका दिल उछलकर उसके गले में आ गया। ओह नो, उन 10 लैंड ब्रदर्स की अपीयरेंसेस अब पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। क्या वो इस इंस्पेक्शन में पास नहीं होंगे? हालांकि शेन लैंग के चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि इस दुनिया में सिर्फ फेस से किसी को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। जब वो लोग अनश्योर होंगे तो वो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का यूज करेंगे और फिंगरप्रिंट्स फेक नहीं किए जा सकते। इसलिए जब तक उनके फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे थे तब तक सब ओके था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस पल चीफ एग्जामिनर ने एक और ऑर्डर दिया, सोल्जर्स, इनके फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करो। कुछ देर बाद वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लर्क्स ने अपने हाथ वेव करके सिग्नल दिया, फिंगरप्रिंट कंपैरिजन करेक्ट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास्ड। ये शब्द सुनते ही क्राउड और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया और सबने मान लिया कि शेन लैंग ने एग्जामिनर को ब्राइब देकर चीट किया है। अपने आसपास के क्राउड की ये डिस्कशन सुनकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के दिल में भी डाउट आने लगा। इसलिए वो आगे आए और पूछे, अगर फिंगरप्रिंट्स कंसिस्टेंट हैं तो इनकी अपीयरेंसेस में इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी क्यों है? क्लर्क ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, माय लॉर्ड को रिपोर्ट करता हूं। अगर आप क्लोजली देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके फेशियल फीचर्स एक्चुअली पोर्ट्रेट्स के साथ मैच कर रहे हैं। बस बात यह है कि किसी अननोन रीजन से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अचानक बड़ा हो गया हो और उनका टेम्परामेंट और पोस्चर बदल गया है। वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने पहले कभी ऐसी अजीब चीज एनकाउंटर नहीं की थी। हेल्पलेसली उन्होंने अपने बगल में खड़े लिएन को देखा। यूनिकली, आपके हिसाब से इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? ली एंड शीपिशली मुस्कुराए, चीफ एग्जामिनर, आपको इस मैटर में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहां तमाशा देखने आया हूं। आप बस सब कुछ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हैंडल कर लीजिए। ये सुनकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर तुरंत समझ गए और दहाड़े इन 10 आदमियों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास हो चुकी है। अब इनका नाम पुकारो ताकि ऑर्डर में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करें। लैंड 1, लैंड 2। जैसे ही नाम पुकारे गए, भीड़ में से जोर की हंसी छूट पड़ी। भिखारी आखिर भिखारी ही होता है। इनके नाम भी कुत्तों बिल्लियों की तरह हैं। भिखारी बस भिखारी ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कभी प्रेजेंटेबल नहीं बन पाएंगे। इस पल शिफ्टी आइज वाले एक आदमी ने स्नीर किया, बिल्कुल ठीक। तो क्या हुआ अगर इन गुड फॉर नथिंग्स ने अपनी अपीयरेंस बदल ली है? एक ही महीना तो हुआ है, इनसे ठीक से हॉर्स स्टांस में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, राइट? एग्जाम खत्म होने के बाद सब लोग बस इन 11 निकम्मों के सिर कटने का वेट करें। पहले दिन का असेसमेंट स्ट्रेंथ नापने का था और 3000 कैंडिडेट्स एक साथ ट्रायल ग्राउंड्स में एंटर हुए। पहला आइटम एक स्टोन लॉक को उठाना था जिसका वेट 265 किलोग्राम्स था। ये वेट जो दूसरों के लिए स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल था, उन 10 लैंड ब्रदर्स के लिए पीस ऑफ केक था।
उनमें से कईयों ने उस स्टोन लॉक को स्टेडली अपने एक ही हाथ से अपने सिर के ऊपर उठा लिया और उनके मूवमेंट्स बहते पानी की तरह स्मूथ थे, जिसमें स्ट्रेन का एक हिंट तक नहीं था। ये देखकर साइड में खड़े एग्जामिनर्स कंप्लीटली स्पीचलेस रह गए। 10 लैंड ब्रदर्स द्वारा इस टेस्ट को पास करने की अनाउंसमेंट आई और वो कैंडिडेट जो पहले बोस्ट कर रहा था और लैंड ब्रदर्स का मजाक उड़ा रहा था, वो अब शॉक्ड भी था और गुस्से में भी। क्या ये लोग मॉन्स्टर्स हैं? ये 265 किलोग्राम्स का पत्थर एक हाथ से उठा सकते हैं? ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। उसके तुरंत बाद एक शॉर्ट रेस्ट लेकर सेकंड असेसमेंट शुरू हुआ, वेट्स के साथ 100 मीटर का अपहिल स्प्रिंट। गॉन्ग बजा और वो 10 लैंड ब्रदर्स तुरंत उन वाइल्ड हॉर्सेस की तरह आगे दौड़ पड़े जिन्होंने अपनी लगाम तोड़ दी हो। उनकी स्पीड ने न सिर्फ एग्जामिनर्स को अमेज कर दिया, बल्कि उस कैंडिडेट को जिसने सार्कास्टिक रिमार्क्स पास किए थे इस कदर शॉक कर दिया कि वो भूल ही गया कि वो खुद भी एग्जाम के बीच में है। इस तरह जैसा एक्सपेक्ट किया था, 10 लैंड ब्रदर्स सक्सेसफुली पहले दिन का एग्जामिनेशन पास कर गए और वो 3000 कैंडिडेट्स एलिमिनेट होकर सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा रह गए। अगली सुबह सेकंड आर्चरी एग्जामिनेशन शुरू हुआ। पहले की ही तरह ये एग्जामिनेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट फिक्स्ड टारगेट शूटिंग था। कैंडिडेट्स को स्पेसिफाई किए गए टाइम के अंदर अपने हाथ के सारे एरोस चलाने थे और फिर एग्जामिनर्स काउंट करते कि कितने रिंग्स हिट हुए हैं और एरोस की फोर्स क्या थी। अगर फोर्स ज्यादा हुई और एरो टारगेट के आर पार चला गया या टारगेट मिस हो गया तो इसे पुअर फोर्स कंट्रोल माना जाता और उसके पॉइंट्स काट लिए जाते। जल्द ही 10 लैंड ब्रदर्स ने तेजी से अपनी पोजीशंस ले ली और वो कैंडिडेट जो पहले गिव अप करने को तैयार नहीं था, एक बार फिर तमाशा देखने आ गया। उसने बिलीव करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ अगर इनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आउटस्टैंडिंग है? ये आर्चरी एक्सपीरियंस और स्किल पर डिपेंड करती है। सिर्फ 1 महीने में ये शायद टारगेट को हिट भी ना कर पाए। जब गॉन्ग बजा, 10 लैंड ब्रदर्स ने क्विकली अपने बोल्स ड्रॉ किए और अपने एरोज नॉक किए। अगले ही सेकंड 10 एरोज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली रिलीज हुए और किसी भी सस्पेंस के बिना उन्होंने एक्यूरेटली टारगेट के सेंटर में एक ही स्पॉट पर हिट किया। जैसे ही दूर खड़े एग्जामिनर ने सिग्नल देने के लिए अपना हाथ उठाया और 10 लैंड ब्रदर्स के स्कोर्स अनाउंस किए, वो कैंडिडेट कंप्लीटली शॉक था और कांपती हुई उंगली से उनकी तरफ पॉइंट करते हुए एक लंबे वक्त तक एक शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि ये स्कोर सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। उसके तुरंत बाद मूविंग टारगेट एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट शुरू हुआ। रूल्स के अकॉर्डिंग एक सोल्जर को एक ट्रेंच में छुपकर कैंडिडेट की रिएक्शन स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए अचानक एक मूविंग टारगेट रेस करना होता था और 10 लैंड ब्रदर्स ने नेचुरली किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। उनकी आंखें ईगल्स की तरह शार्प थीं और तीर चढ़ाकर फायर करने के उनके एक्शंस बिना किसी हेजिटेशन के स्मूथ और फ्लूइड थे। बिना किसी सस्पेंस के सारे 10 एरोज ठीक टारगेट के सेंटर में जाके लगे। इस बार सारे कैंडिडेट्स शॉक्ड रह गए। ये लड़के आर्चरी कैसे सीख सकते थे जबकि ये पहले भिखारी थे? इसके अलावा उनकी उस हाफ ट्रिपल स्टेट में वो शायद एक बो भी ड्रॉ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अगर किसी फिक्स टारगेट को हिट करना लक की वजह से था, तो किसी मूविंग टारगेट के सेंटर में 10 एरोज एक्यूरेटली हिट करना रियल स्किल ही माना जाएगा। वक्त तेजी से बीता और फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। इसमें सेबर स्किल्स टेस्ट होनी थी और 10 लैंड ब्रदर्स की परफॉर्मेंस ने नेचुरली किसी को निराश नहीं किया। जब क्ले बॉल्स फेंके गए तो वो घोड़ों की पीठ पर अपने सेबर्स पकड़े और फियर्सली चार्ज करते हुए नजर आए। एक तेज स्लैश के साथ उन्होंने उन क्ले बॉल्स को इंस्टेंट शैटर कर दिया। उसके तुरंत बाद एक ही टाइम पर 10 और क्ले बॉल्स फेंके गए और 10 लैंड ब्रदर्स ने बिना किसी सस्पेंस के उन सबको हिट कर दिया। ये पूरा एग्जामिनेशन जिसे होने में आधा घंटा लगने वाला था, उन्होंने 15 मिनट से भी कम टाइम में परफेक्टली कंप्लीट कर लिया। इस एग्जामिनेशन के इस एक्साइटमेंट ने बाकी कैंडिडेट्स को उनकी डिफीट पूरी तरह कन्विंस करवा दी। आखिर इन 10 आदमियों की स्ट्रेंथ एक इंसान की कैपेबिलिटी के पूरी तरह बाहर थी। यहां तक कि चीफ एग्जामिनर यानी वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर भी शॉक्ड थे। इन 10 आदमियों ने पिछले 1 महीने में आखिर क्या एक्सपीरियंस किया है? क्या ये सच में वही सेम होमलेस आदमी है जो पहले थे? जल्द ही उसी दोपहर मिलिट्री एग्जामिनेशन खत्म होने के आधे घंटे बाद क्लर्क ने वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को फाइनल रैंकिंग्स प्रेजेंट की। इस मिलिट्री एग्जामिनेशन में 3000 कैंडिडेट्स में से हालांकि सिर्फ 50 को एडमिट किया जाना था, लेकिन 10 लैंड ब्रदर्स की स्ट्रेंथ ने यह इंश्योर कर दिया था कि उन सभी ने लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। इस पल वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने अपने हाथ में उस लिस्ट को देखा और उनका दिल शॉक और डाउट से भर गया। ये पॉसिबल कैसे है? शेन लैंग के सारे 10 आदमी हाई मार्क्स के साथ पास हो गए और उनमें से 5 तो टॉप 10 में हैं। क्या उन्होंने पहले ये नहीं कहा था कि शेन लैंग ने हाफ क्रिपल्ड बेगर्स को रिक्रूट किया था? आखिर उस लड़के ने पिछले 1 महीने में ऐसा क्या किया है और उसने इन 10 आदमियों को इतना फॉर्मिडेबल बनने के लिए कैसे पॉलिश किया? अपने इस शौक में उन्हें अचानक अपने दिल में एक डीपर वरी उभरती हुई महसूस हुई। हालांकि शू फैमिली के शुए लू और मार्की ऑफ ज़ेनबे, नांगोंग आओ के बेटे नांगोंग जोंग ने मिलिट्री एग्जामिनेशन में टॉप 2 स्पॉट्स ले लिए थे, लेकिन 10 लैंड ब्रदर्स की इंक्लूजन ने जनरल्स के 7 बेटों को टॉप 20 से बाहर कर दिया था और जनरल्स के 1 दर्जन से ज्यादा दूसरे बेटे थे जो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। अगर लिस्ट अभी पब्लिक हो गई तो ये लोग पक्का एक बड़ा बवाल मचा देंगे। जैसे ही वो सोच में डूबे हुए थे, उनके बगल में खड़े 2 क्लर्क्स ने भी परेशानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहा, अगर हम लिस्ट अभी पब्लिश करते हैं तो वो फेल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स डेफिनेटली बिलीव करेंगे कि हमने 10 लैंड ब्रदर्स के लिए चीट की है और हो सकता है वो फोर्सेस ज्वाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर पर हमला कर दें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का दिल और भी ज्यादा अनसर्टन हो गया। लिस्ट पब्लिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल होंगे, नहीं पब्लिश की तो उन 10 लैंड ब्रदर्स की स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और उनकी रैंकिंग्स विदाउट अ डाउट उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का था और वो सिर्फ एक मेयर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर अकेले इसका डिसीजन नहीं ले सकते थे। जैसे ही वो एक डिलेमा में फंसे थे, उन्हें अचानक एक फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन आया। मैं यूनिक ली को कैसे भूल सकता हूँ? वो रोजाना एग्जामिनेशन ऑब्जर्व करने आ रहे हैं, जो क्लियरली शो करता है कि हिज हाइनेस इस मिलिट्री एग्जामिनेशन को लेकर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड है। भले ही मैं इस लिस्ट को पब्लिश करने के कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त ना कर सकूं, लेकिन सुप्रीम मैजेस्टी कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने तुरंत डीप वॉइस में कहा, जाओ और यूनिक ली को आने का इनवाइट दो।
एक पल बाद जैसे ही ली एन आए, वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एक ट्रबल्ड एक्सप्रेशन के साथ लिस्ट लेकर उनके पास आए। यूनिटली, प्लीज एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए। ली एन इनिशियली अनकंसर्न थे, लेकिन जब उन्होंने लिस्ट पर रैंकिंग्स देखी तो उनका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गया। ये सब सच में हाई मार्क्स के साथ पास हो गए। ली एन का रिएक्शन देखकर वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर जल्दी से आगे बढ़े और बोले, यूनिटली, क्या आप इस लिस्ट को पैलेस ले जाकर हिज मैजेस्टी से पर्सनली इस पर रिव्यू और डिसाइड करने के लिए पूछ सकते हैं? ये सुनकर ली एन एक वेव ऑफ कंटेम्प्ट महसूस किए बिना नहीं रह पाए। ये आदमी सच में ठीक से बात करना जानता है। ये खुद लिस्ट पब्लिश करने से डर रहा है और इस हॉट पोटैटो को हिज मैजेस्टी को पास करना चाहता है। इस एटीट्यूड के साथ तुम अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स में एंटर होना चाहते हो? इस इंसिडेंट के बाद शायद तुम मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भी नहीं घुस पाओगे। अपने थॉट्स सप्रेस करते हुए ली एन ने अपना गला साफ किया और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी इस लिस्ट को कॉपी करता हूं और तुरंत पैलेस वापस जाकर हिज मैजेस्टी को प्रेजेंट करूंगा। उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में सिविल एग्जामिनेशन की ग्रेडिंग ऑफिशियली कंक्लूड हो चुकी थी। 3 दिन और 3 रात के मेटिकुलस रिव्यू के बाद एग्जामिनर्स ने आखिरकार बहुत सारी एग्जामिनेशन पेपर्स में से 93 क्वालिफाइड पेपर सेलेक्ट की। रैंकिंग्स डिटरमिन करने के बाद 6 एग्जामिनर्स तुरंत इकट्ठे हुए। टॉप स्कोरर का नाम रिवील होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। आखिर वो कौन हो सकता है जो ज़ू होंगपिंग को पीछे छोड़कर टॉप प्राइज जीत जाए? जब एग्जामिनर्स ने टॉप स्कोरर के पेपर का नेम कवर फाड़ा और वहां लिखे 2 कैरेक्टर्स लैंडलिंग देखे तो हर कोई पजल दिखाई दिया। ये लैंडलिंग कौन है? एक लंबी चुप्पी के बाद एक एग्जामिनर अचानक चिल्लाया, क्या ये लैंडलिंग वही मैडमैन लैंड तो नहीं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई दंग रह गया। चीफ एग्जामिनर राइट वाइस मिनिस्टर पर जैसे बिजली गिर गई हो, उनका वर्ल्ड व्यू पूरी तरह ओवरटर्न हो गया। वो अपने आप से बड़बड़ाए, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? लैंडलिंग ही मैडमैन लैंड है। ये कैसे हो सकता है कि वो भिखारी जो 1 दशक से ज्यादा होमलेस रहा है और जिसे कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, उसने ना सिर्फ टॉप स्कोर किया बल्कि एक ऐसी पॉलिसी, ऐसे पोएट्री और प्रोज लिखी जो सदी में कभी कभी ही देखने को मिलती है। क्या मैं पागल हो गया हूं या दुनिया पागल हो गई है? इस समय एक एग्जामिनर ने डाउटफुली पूछा, क्या ये मैडमैन लैंड एग्जामिनेशन के दौरान सो नहीं रहा था? उनके बगल में खड़े प्लम्प एग्जामिनर ने अपना सिर हिलाया, नहीं, उसने एक्चुअली हर सेक्शन आंसर किया था, बस एक बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, कभी 1 घंटा और कभी आधे घंटे से भी कम समय में। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई दोबारा शॉक्ड हो गया। एक एग्जामिनर जोर देकर बोला, उसने ये वंस इन अ सेंचुरी पॉलिसी ऐसे 1 घंटे से भी कम वक्त में लिखा? एक और एग्जामिनर ने अपनी बात जोड़ी, इसका मतलब उसने स्क्रिप्चरल रेसाइटेशन और अरिथमेटिक पर सिर्फ आधा घंटा बिताया और पोएट्री और प्रोज पर 15 मिनट से भी कम? ये कोई जीनियस नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। एक ब्रीफ शॉक के बाद एक एग्जामिनर ने एक डीप वॉइस में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम क्वेश्चन सच में लीक हो गए हो? डेप्यूटी एग्जामिनर ने तुरंत अपना सिर हिलाकर डिनाई किया, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इसके अलावा अगर एग्जाम क्वेश्चंस लीक हो भी गए थे तो कोई भी ऑन द फ्यूडल सिस्टम जैसा क्लासिक पॉलिसी ऐसे नहीं लिख सकता। ऑटम गूस पोएम और पेंग बर्ड ओड जैसे मास्टरपीसेस तो दूर की बात है। पीछे से डिस्कशन की आवाज एंडलेस थी, लेकिन राइट वाइस मिनिस्टर साइलेंट रहे। इस समय उनकी चिंता भी वही थी जो वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की थी, मैडमैन लैंड का सिविल एग्जामिनेशन में टॉप प्राइज जीतना। एक बार अगर ये लिस्ट पब्लिश हुई तो पूरा कैपिटल एक अप्रोर में पड़ जाएगा। ये पूरा मामला मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के हैंडल करने के स्कोप से बाहर हो चुका था। काफी सोच विचार के बाद वो अचानक खड़े हुए और बोले, एवरीवन, चलो हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट करें। करंट सिचुएशन में सिर्फ हिज मैजेस्टी का ऑटोक्रेटिक डिसीजन ही इस मैटर को सेटल कर सकता है। शाम को रॉयल पैलेस के अंदर सॉवरेन निंग युआंगशिन के हाथ में सिविल और मिलिट्री दोनों एग्जामिनेशंस की प्रपोज लिस्ट्स थीं और उनके दिल में एक अनप्रेसिडेंटेड एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। शेन लैंग, तुम किड सच में कमाल हो। तुमने एक्चुअली अपना प्रॉमिस पूरा किया। न सिर्फ उन 10 डिसेबल्ड बेगर्स को हाई मार्क्स से पास करवाया, बल्कि मैडमैन लैंड को सिविल एग्जामिनेशन में टॉप प्राइज भी दिलवाया। जैसे ही वो सीक्रेटली खुश हो रहे थे, ली एन ने कॉशियसली रिपोर्ट किया, योर मैजेस्टी, इस समय दोनों सिविल और मिलिट्री एग्जामिनेशंस के चीफ एग्जामिनर्स अनडिसाइडेड हैं। वो स्पेशली योर मैजेस्टी के ऑटोक्रेटिक डिसीजन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स डिटरमिन करने के लिए। ली एन की आवाज अभी पूरी तरह से फेड भी नहीं हुई थी कि निंग युआंगशिन ने स्नीयर करते हुए कहा, अनडिसाइडेड होने वाली क्या बात है? ये स्पेशल एग्जामिनेशन फेयर और जस्ट था जिसमें चीटिंग का एक हिंट तक नहीं था, सिर्फ इसलिए कि इन 11 बेगर्स के स्कोर्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। क्या मुझे इनको फेल करके उन मीडियोकर और इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफिशियल्स के आगे झुक जाना चाहिए? यहां पर वो अब्रप्टली खड़े हो गए और अपना हाथ वेव करके बोले, तुम अभी तक वहां खड़े क्या दिख रहे हो? तुरंत एग्जामिनेशन हॉल को एक डिक्री भेजो, ऑर्डर करो कि लिस्ट एट वंस पब्लिश की जाएं और दोनों सिविल और मिलिट्री लिस्ट्स एक साथ पोस्ट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस रिजल्ट को देखे। इस समय निंग युआंगशिन हद से ज्यादा प्राउड थे। पिछले 1 महीने से कोर्ट के सेंसर्स उन पर डेली अटैक कर रहे थे। उनके शब्द बहुत शार्प थे, बस उनके नाक पर उंगली पॉइंट करके उन्हें एक मॉडल हेडेड रूलर बुलाने ही वाले थे। अब जब स्पेशल एग्जामिनेशन ने इतना शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया था तो वो आखिरकार अपना सिर ऊंचा करके चल सकते थे। इस बार वो चाहते थे कि पूरी दुनिया जान ले कि वो निंग युआंगशिन सच में एक डिसर्निंग और टैलेंटेड मोनार्क है, जबकि ये सब लोग अंधे और मीडियोकर हैं। उसी समय एग्जामिनेशन हॉल के बाहर 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स गेट पर इकट्ठे हो गए थे, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का ईगली वेट कर रहे थे। जैसे जैसे आसमान अंधेरा होता गया, क्राउड में एंग्जाइटी भी और स्ट्रॉन्गर होती गई। हर कोई सोच रहा था, पिछले सालों में रिजल्ट्स शेन आवर में अनाउंस हो जाते थे, इस साल 1 घंटा लेट क्यों है और कोई मूवमेंट क्यों नहीं है? तभी भीड़ के पीछे से अचानक एक कमोशन हुआ। आगे खड़े एक कैंडिडेट ने अचानक एक्सक्लेम किया, देखो, ये लिटरेरी स्टार यंग मास्टर ज़ू होंगपिंग है। जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, हर किसी ने उस डायरेक्शन में देखा और एक हैंडसम और एलिगेंट यंग मैन को दूर से आते देखा। ये शख्स प्राइम मिनिस्टर ज़ू होंगजू का पोता और क्वीन ऑफ यू का भतीजा था, ज़ू होंगपिंग। सभी कैंडिडेट्स ने रिस्पेक्ट में बो किया और आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर ज़ू, जो यूए किंगडम का नंबर 1 स्कॉलर है, आज बिना किसी एयर्स के खुद रिजल्ट्स देखने आएंगे। इस समय पीछे से किसी ने स्लो वॉइस में कहा,
इस साल का सिविल एग्जामिनेशन अनडाउटेडली यंग मास्टर जू के नाम ही होगा। वो मैडमैन लैन एग्जामिनेशन के दौरान सो रहा था। हम सब ने देखा था। जब लिस्ट रिलीज होगी तो शेन लैंग और वो 11 गुड फॉर नथिंग बेगर्स पक्का बहुत बड़ी ट्रबल में पड़ने वाले हैं। जैसे ही वो बोल रहा था, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के लिए गोंग अचानक बज उठी। दूर किसी ने चिल्लाया, सभी बातें बंद करो, रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या हो रहा है? सिविल और मिलिट्री लिस्ट्स एक साथ पोस्ट की जा रही हैं। पहले ऐसी कोई रूल नहीं थी। जैसे ही उसकी आवाज फीड हुई, सभी लोग आगे की तरफ स्वॉर्म करने लगे। मुझे आगे आने दो, मुझे देखने दो कि क्या फर्स्ट प्लेस यंग मास्टर जू का है। जू होंगपिंग भी भीड़ के पीछे पीछे चलकर वहां पहुंचे। वो सच में यहां रिजल्ट्स देखने नहीं आए थे। उनके दिल में टॉप स्पॉट तो उन्हें पहले से ही मिल चुका था। वो इस बार यहां सिर्फ अपनी अप्रोचेबल साइड दिखाने आए थे। लेकिन जब उन्होंने लिस्ट पर रैंकिंग देखी तो उनकी प्यूपल्स अचानक कंस्ट्रिक्टेड। सिविल एग्जामिनेशन का टॉप स्पॉट क्लियर कट 2 कैरेक्टर्स लैनलिंग के रूप में लिखा था और उनका रैंक सिर्फ सेकंड था। एक पल में जू होंगपिंग ने महसूस किया कि उनका दिल टाइट हो गया है। ये पॉसिबल कैसे है? मैं जू होंगपिंग इस बार टॉप स्पॉट के लिए एक श्योर बेट होना चाहिए था। पूरे यू किंगडम में क्या कोई और है जो मुझसे बेहतर पॉलिसी, एसे, पोएट्री और प्रोज लिख सकता है? इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर ने तो नहीं कहा था कि वो इस बार मुझे सप्रेस वाले हैं। जैसे ही वो शॉक्ड थे, सराउंडिंग कैंडिडेट्स पहले ही केओस में पड़ चुके थे। सब सोच रहे थे कि ये लैनलिंग आखिर कौन है। अचानक किसी ने जू होंगपिंग के कान में चिल्लाया, ये लैनलिंग ही मैडमैन लैन है। ये सेंटेंस जू होंगपिंग के दिमाग में एक क्लैप ऑफ थंडर एक्सप्लोड हुआ। मैडमैन लैन को टॉप स्पॉट मिला। क्या वो एग्जाम के दौरान सो नहीं रहा था? आखिर ये चल क्या रहा है? जब कैंडिडेट्स ने सुना कि टॉप स्कोरर मैडमैन लैन है तो सब लोग लिस्ट चेक करने के लिए फ्लॉक करने लगे। सबकी हैरानी के लिए मैडमैन लैन सच में सिविल एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक पर था। कैपिटल का टॉप स्कॉलर बन गया था। और इतना ही नहीं, वो 10 लैन ब्रदर्स जिन्होंने मिलिट्री एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, वो सब भी हाई मार्क्स के साथ पास हो गए थे। एक ही पल में क्राउड की डिससैटिस्फैक्शन इरप्ट हुई और एंग्री शाउट्स एक के बाद एक उठने लगे। ये एग्जामिनेशन अनफेयर है। एग्जामिनर ने जरूर शेन लैंग से ब्राइब लेकर चीट किया होगा, वरना कैसे वो 10 डिसेबल्ड लोग सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हाई मार्क्स से पास हो सकते हैं? और वो मैडमैन लैन ऑनर रोल में कैसे आ गया? ये सिंपली इलॉजिकल है। ये शब्द जैसे एक शांत झील में फेंके गए एक ह्यूज स्टोन की तरह थे, जिन्होंने इंस्टेंटली हजारों लहरें पैदा कर दी। भीड़ ने एग्जामिनेशन हॉल को घेर लिया। एग्जामिनर को बाहर आकर एक्सप्लेनेशन देने को चिल्लाने लगे। 1 दर्जन से ज्यादा फेल्ड कैंडिडेट्स डायरेक्टली जू होंगपिंग के पास गए। इंडिग्नेंटली बोले, यंग मास्टर जू, इस स्पेशल सिविल एग्जामिनेशन का टॉप स्पॉट आपका होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि शेन लैंग ने अंडरहैंडेड टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, उस बेगर मैडमैन लैन ने इसे छीन लिया। ये कितना अनफेयर है। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं और डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस हासिल करेंगे। ये सुनकर जू होंगपिंग और भी ज्यादा अनॉय हो गए। ये बेवकूफ लोग मुझे एक स्केपगोट की तरह यूज करना चाहते हैं। क्या इन्हें सच में लगता है कि मैं इनकी छोटी सी स्कीम नहीं समझ सकता? हालांकि ये एग्जामिनेशन सच में अजीब था। उन्हें वापस जाकर अपने ग्रैंडफादर से पूछना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। ये सोचकर उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ जोड़े, एक सल्यूट किया और बोले, आप सबकी काइंड इंटेंशंस के लिए शुक्रिया, लेकिन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हमेशा एग्जामिनर्स के द्वारा एग्जामिनेशन पेपर्स के बेस पर डिटरमिन किए जाते हैं। मेरा अभी फिलहाल किसी चीज के लिए आर्ग्यू करने का कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैं अभी विदा लेता हूं। बिना किसी क्राउड रिएक्शन का वेट किए वो टर्न हुए और चले गए। और ये फेल्ड कैंडिडेट्स जब उन्होंने देखा कि उनका प्लान फेल हो चुका है तो वो बिल्कुल भी फ्लस्टर्ड नहीं थे। अपने लार्ज नंबर्स पर डिपेंड होते हुए उन्होंने सिंपली सड़क के किनारे से वुडन स्टिक्स उठाई और एग्जामिनेशन हॉल का मेन गेट तोड़ना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही सीन का सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस समय किसी ने लाउडली इंसाइट किया, ये शेन लैंग ही है जिसने एग्जामिनर को ब्राइब देकर चीट किया है। उसे मार दो, शेन लैंग को मार दो, सेज की डिग्निटी को बचाओ और हमें जस्टिस दो। जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, वो लाई और बाकी फीमेल जनरल्स ने तुरंत शेन लैंग को अपने पीछे प्रोटेक्ट किया, अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड्स ड्रॉन की और स्टर्नली चिल्लाई, जो कोई भी आगे कदम बढ़ाएगा उसको बिना किसी क्वेश्चन के मार दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जिन्हें मौत से डर नहीं लग रहा था और वो बस आगे बढ़ गए। ये देखकर वो लाइने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्वॉर्ड नीचे की और वो आदमी इंस्टेंटली जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। लेकिन इस एक झटके ने न सिर्फ भीड़ को डिटर से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी एंगर को पूरी तरह इग्नाइट कर दिया। हालांकि ये लोग अब डायरेक्टली आगे रश करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सब चिल्ला रहे थे कि वो टियान्यू के सेंट्रल कमांडर्स ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल करेंगे और शेन लैंग को न सिर्फ एग्जामिनर को ब्राइब करने बल्कि मार्केट में ओपनली मर्डर करने का भी आरोप लगाएंगे। इस तरह इन कई हजार कैंडिडेट्स के डिस्टर्बेंस के साथ पूरा कैपिटल एक स्टेट ऑफ केओस और कंफ्यूजन में डूब गया। पूरी तरह से एक मेस बन गया। सीन अब जू फैमिली के रेजिडेंस में शिफ्ट होता है। इस समय जू होंगपिंग, जिन्होंने अपनी पहले वाली मॉडेस्ट और जेंटलमैनली अपीयरेंस छोड़ दी थी, अपने ग्रैंडफादर जू होंगजू के आगे घुटनों के बल बैठे हुए थे। अपने दिल का टर्मोइल पूरी तरह रिवील कर रहे थे। ग्रैंडफादर, आपका ग्रैंडसन कन्विंस नहीं है। मैंने 4 साल से इसके लिए वेट किया था। इस स्पेशल एग्जामिनेशन में टॉप प्राइज जीतने के लिए डिटर्मिन्ड था और 3 कंसेक्यूटिव टॉप प्राइजेस जीतने की ग्लोरी अचीव करने वाला था। लेकिन अब मैं एक बेगर से हार गया हूं। मैं अपना चेहरा कहां दिखाऊंगा? आपके ग्रैंडसन को लगता है इसमें चीट जरूर इन्वॉल्व है और मैं आपसे इस बात का थॉरली इन्वेस्टिगेट करने का इम्प्लोर करता हूं। जैसे ही उसकी आवाज फेड हुई, जू होंगजू ने साय करते हुए कहा, मेरे प्यारे ग्रैंडसन, तुम्हारी बोन्स में जो प्राइड और एरोगेंस है वो बुरी चीज नहीं है। मेरी जू फैमिली के डिसेंडेंट्स में ये अनयील्डिंग स्पिरिट होनी जरूरी है। हालांकि तुमने इस बार सेकंड प्लेस ली है, तुम्हारे ग्रैंडफादर सच में काफी हैप्पी हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जू होंगपिंग पहले स्टंट थे, फिर अनकन्विंस्ड होकर बोले, मैं फर्स्ट प्लेस ला सकता था सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से। क्या मुझे सेकंड प्लेस पर सप्रेस जाना चाहिए? ये बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिकल है। अगर इंसान इतनी टिमिडली जिए तो जीने का क्या मतलब? जू होंगजू उन्हें इतना एजिटेटेड देखकर गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने लैनलिंग का एग्जामिनेशन पेपर उठाया, उसे दिया और मुस्कुराए।
मेरे प्यारे ग्रैंडसन, इस पेपर पर पॉलिसी एसे और पोएट्री और प्रोज कैसे लिखे गए हैं तुम्हारे वाले से कंपेयर करते हुए किसका हायर है और किसका लोअर। जू होंगपिंग ने पेपर लिया, उनकी नजर पेपर की इंक पर स्वीप हुई। उनका चेहरा धीरे धीरे लाल से सफेद, सफेद से नीला होने लगा और उनका पूरा शरीर एम्बेरसमेंट के मारे लाल हो गया। वो डिसबिलीफ में जू होंगजू को देखने लगे। ग्रैंडफादर, क्या ये सच में मैडमैन लैन ने लिखा है? ये सुनकर जू होंगजू ने अपना सिर हिलाया। अब तुम्हें क्या लगता है, अपनी पॉलिसी एसे और पोएट्री एंड प्रोज से कंपेयर करते हुए किसका बेहतर है? जू होंगपिंग ने यह सुना और शेम से अपना सिर झुका लिया। उसने मुझसे बेहतर लिखा है, और सच में ज्यादा बेहतर। जू होंगजू का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उन्होंने पूछना कंटिन्यू किया, तो क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि कोई डिलिबरेटली तुम्हें सप्रेस रहा है? जू होंगपिंग ने डिजेक्टेडली अपना सिर हिलाया। जू होंगजू धीरे से बोले, आसमान के आगे एक और आसमान होता है और लोगों के आगे एक और इंसान होता है। मेरे प्यारे ग्रैंडसन, भले ही तुम आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन जिंदगी में किसी न किसी दिन किसी मॉन्स्टर से एनकाउंटर तो जरूर होगा। इनफैक्ट ये कहना कि इंपीरियल एग्जामिनेशन में चीट हुई है बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये पॉलिसी एसे और पोएट्री और प्रोज एक्चुअली लैंडलिंग ने नहीं लिखे थे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जू होंगपिंग शॉक्ड थे। वो तो उसने खुद इंपीरियल एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिया? जू होंगजू ने अपना सिर हिलाया। हिज मैजेस्टी ने कहा कि शेन लैंग ने कई हजार पॉलिसी एसेज और पोएम्स लिखे थे और लैंडलिंग से उन्हें पहले ही मेमोराइज करवा लिया था। और इंपीरियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस गेस करना कोई प्रोहिबिटेड चीज नहीं है। तुमने अनफेयरली हार नहीं खाई। बस बात यह है कि तुम लैंडलिंग से नहीं हारे, बल्कि शेन लैंग से हारे हो। अगर उसने खुद एग्जामिनेशन दिया होता तो तुम तब भी सेकंड ही आते। इस पॉइंट पर आकर जू होंगजू रुके। उन्होंने अपना सिर घुमाया और एडमॉनिश्ड, मेरे ग्रैंडसन, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, ये शेन लैंग एक ट्रबल मेकर है। जब तक परफेक्टली नेसेसरी ना हो उसको प्रोवोक मत करो, लेकिन तुम उसके पास भी मत जाओ, वरना तुम सिर्फ डिजास्टर को इनवाइट करोगे। अगले दिन कोर्ट की मीटिंग में एटमॉस्फेयर आयरन की तरह हैवी था। काफी सेंसर्स और सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स पहले ही अपनी स्लीव्स रोल अप कर चुके थे, किसी अटैक के लिए रेडी थे। कैपिटल में रीसेंट टर्मोइल इनके लिए फायर में और फ्यूल डालने और शेन लैंग के 11 बेगर फॉलोअर्स की ऑफिशियल टाइटल स्ट्रिप का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था। हमें 10 साल से ज्यादा टाइम तक क्लासिक्स को सिंसियरली स्टडी करने और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सिर्फ इंपीरियल एग्जामिनेशन देने का क्वालिफिकेशन अर्न करने के लिए? और तुम शेन लैंग सिर्फ इसलिए कि तुम्हें हिज हाइनेस की फेवर हासिल है, तुम 11 बेगर्स को भी इंपीरियल एग्जामिनेशन दिला सकते हो? इसमें आखिर क्या जस्टिस है? ये सच में हमारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के चेहरे पर एक स्ट्रेट स्लैप है। जैसे ही ऑफिशियल्स धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे और उनके इमोशंस हाई चल रहे थे, एक फिगर ने मेन हॉल में एंट्री ली। जब ऑफिशियल्स ने उसे देखा तो सबने आगे आकर बो किया और रिस्पेक्ट के साथ बोले, प्राइम मिनिस्टर, आप आखिर आ ही गए। जब आप यहां हैं तो हर किसी की एक बैकबोन है। इस इंपीरियल एग्जामिनेशन में सच में चीटिंग हुई है। 11 बेगर्स के हाई मार्क्स के साथ पास होना नामुमकिन है। आपको इस दुनिया के सभी स्कॉलर्स के लिए जस्टिस ढूंढना होगा। ये सुनकर जू होंगजू ने हल्की नजर क्राउड पर डाली और फिर एक डीप वॉइस में बोले, आप सब पेशेंस रखें। इंपीचमेंट की मेमोरियल्स जल्दी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मैटर को सबसे पहले हिज मैजेस्टी के सामने पेश करूंगा। ये शब्द सुनकर सारे ऑफिशियल्स खुशी से झूम उठे। कमाल है, प्राइम मिनिस्टर तो हिज मैजेस्टी के फादर इन लॉ हैं और उनके ट्रस्ट के लायक हैं। अगर वो खुद इस मामले को पर्सनली हैंडल कर रहे हैं तो हिज मैजेस्टी अगर शेन लैंग की साइड लेने वाले भी थे तो भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस बार तो शेन लैंग का मरना पक्का है। एक पल बाद जैसे ही सॉवरेन ने थ्रोन असेंड किया, ली एन ने हमेशा की तरह अनाउंस किया, अगर आपके पास कोई मेमोरियल है तो प्रेजेंट कीजिए, अगर नहीं है तो कोर्ट डिसमिस की जाती है। ली एन की आवाज जैसे ही फेड हुई, जू होंगजू आगे आए और उन्होंने बो किया, योर मैजेस्टी, इस ओल्ड मिनिस्टर के पास प्रेजेंट करने के लिए एक मेमोरियल है। निंग योंगशेन ने एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखा। प्राइम मिनिस्टर, प्लीज अपनी बात कहें। जू होंगजू ने लाउडली कहा, हाल ही में कैपिटल में रूमर्स फैल रही हैं कि सिविल और मिलिट्री स्पेशल एग्जामिनेशंस में चीट हुई थी। इस ओल्ड मिनिस्टर ने मैटर की थर्ली इन्वेस्टिगेट की है और सो कॉल्ड चीट सब कुछ प्योरली फिक्टिशियस है। ये बस एक पेटी लोगों की ग्रुप का काम है जो पीछे से ट्रबल स्टर अप कर रहे हैं और फेल्ड कैंडिडेट्स को डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए उकसा रहे हैं। मैं योर मैजेस्टी से इन रूमर्स फैलाने और केओस पैदा करने वालों को सीवियर सजा देने की भीख मांगता हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कोर्ट के सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स शॉक रह गए। इसका मतलब क्या था? सॉवरेन ने ऑल्दो एक स्माइल के साथ बोला, प्राइम मिनिस्टर, आप सच में एक वाइज और फार साइटेड स्टेट्समैन हैं। फिर तो हम प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल को फॉलो करेंगे। एस्टीन मिनिस्टर्स, क्या आप लोगों के पास और कोई ओपिनियंस हैं? ये सब देखकर क्या ऑफिशियल्स ये नहीं समझ पाए कि हिज मैजेस्टी और प्राइम मिनिस्टर पहले से ही कांटेक्ट में थे और उन्होंने इस मैटर को पहले से डिस्कस कर लिया था? किसी के पास ऑब्जेक्शन करने का कोई बहाना ही नहीं बचा। हेल्पलेसली उन्होंने बाउ किया और अग्री किया, योर मैजेस्टी सच में वाइज है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। निंग युआंगशन इन ऑफिशियल्स के रिएक्शन से बहुत सेटिस्फाई थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर थर्ड प्रिंस निंग ह्यूई को इंस्ट्रक्ट किया, निंग ह्यूई, चूंकि तुम टियान्यू के सेंट्रल कमांडर हो, मैं इस मैटर को हैंडल करने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। और हाँ निंग जेंग, तुम इस असाइनमेंट में अपने थर्ड ब्रदर को फॉलो करोगे। जैसे ही ये ऑर्डर रिलीज हुआ, हर कोई शॉक्ड था। आखिर हिज मैजेस्टी का इससे क्या मतलब था? निंग जेंग, जो एक वर्थलेस प्रिंस था, उसे अचानक ऑफिशियल बिजनेस हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। क्या वो सच में इस बार कोई कमबैक करने जा रहा था? और हालांकि निंग ह्यूई इस वर्थलेस यंगर ब्रदर को नजरअंदाज करता था, वो शेन लैंग की एडमायर किए बिना नहीं रह सका। शेन लैंग, तुम्हारे पास सच में काफी स्किल्स हैं। तुमने ऐसी बड़ी मेस क्रिएट की थी, फिर भी तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। यहां तक कि किंग और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने कोर्ट में तुम्हारी सपोर्ट की और सच में निंग जेंग को एक इंपॉर्टेंस की पोजीशन दिला दी। इस समय सॉवरेन ने आगे कंटिन्यू किया, लियन, तुम साइट की सिचुएशन हैंडल करने के लिए इंपीरियल गार्ड को लीड करोगे। फिर तुम लैंडलिंग की एग्जामिनेशन पेपर पब्लिक, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे यू किंगडम का इंपीरियल एग्जामिनेशन हमेशा फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता है और इसमें बिल्कुल कोई चीट नहीं होती।
1 घंटे बाद कैपिटल के सेंट्रल कमांडर्स ऑफिस की आर्मी आगे बढ़ी और उन्होंने डायरेक्टली स्कॉलर्स के सीक्रेट टेंपल पर धावा बोल दिया। 2 घंटों के अंदर उन्होंने पूरी तरह से उन राइटिंग ट्रबल मेकर्स को कंट्रोल में कर लिया। एक ही पल में सीन एक खून की नदी बन चुका था, जिसमें सैकड़ों लाशें जमीन पर फैली थीं। एक बेहद भयानक मंजर था और उन कैंडिडेट्स को जो फाइनली शांत हुए थे लैंडलिंग का ऐसे पढ़ने के बाद वो शॉक्ड होकर कंप्लीटली स्पीचलेस थे। ये पॉलिसी ऐसे मैडमैन लान ने लिखा था? ये कैसे हो सकता है? अपनी आवाज धीमी रखो। पर इतना बेहतरीन आर्टिकल जिसमें हर शब्द एक जेम की तरह है और करंट सिचुएशन को कंप्लीटली क्लैरिफाई करता है, इससे नकल करना सच में इम्पॉसिबल था। और फिर सॉवरेन जो कई मंथ से अपने इमोशंस को सप्रेस रख रहे थे, आखिरकार उन्हें इनका आउटलेट मिल गया था। उन्होंने तुरंत ऑर्डर रिलीज किया कि इन 19 राइट के रिंग लीडर्स को उनकी ऑफिशियल टाइटल से स्ट्रिप कर दिया जाए और बचे हुए 135 लोगों को एग्जामिनेशन से लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए। सारे स्कॉलर्स जो उस सीक्रेट टेंपल के सीन पर प्रेजेंट थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था और उनकी रिकॉर्ड में एक लाइफ लॉन्ग स्टेन हमेशा के लिए ऐड हो गया। इस समय लिएन ने क्लियरली इन पनिश किए गए ट्रबल मेकर्स को कामली देखा, लेकिन उसके दिल में जरा सी भी रहम नहीं थी। ये बेवकूफों की भीड़ सिर्फ भीड़ को फॉलो करते थे। जो ऐसे लैंडलिंग ने लिखा था, तुम लोग कभी नकल करके भी नहीं लिख सकते थे। और एक सबसे बड़ी बात, शेन लैंग और उसके लोगों के पीछे हिज मैजेस्टी का हाथ है। मोना की अथॉरिटी को चैलेंज करके तुम अपनी ही मौत बुला रहे हो। पनिशमेंट के साथ रिवॉर्ड भी आता है। हालांकि जबकि शेन लैंग प्राइवेटली इस बात पर खुश थे, शेन 13 तेजी से आगे आए और रिपोर्ट दिया। मास्टर, एक स्पाई ने अभी इन्फॉर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉर्ड झांगचोंग को यान प्रोविंस का सबऑर्डिनेट कमांडर रेकमेंड किया है। सॉवरेन इस पर पहले ही अग्री कर चुके हैं और उन्हें कैपिटल से चले जाने का ऑर्डर दे दिया गया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शेन लैंग हेविली शॉक्ड हो गए। तुमने अभी क्या कहा? इस जू होंगजू ने एक्चुअली झांगचोंग को रेकमेंड किया है? शॉक्ड होने के बाद उन्होंने क्विकली अपने आप को काम किया और जू होंगजू की इंटेंशंस का थरोली एनालाइज करना शुरू कर दिया। पहले झांगचोंग ने अपनी लाइफ सेविंग ग्रेस रीपे करने के लिए क्राउन प्रिंसेस फैक्शन को छोड़कर इनके फैक्शन में शामिल होने का डिसीजन लिया था, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने क्राउन प्रिंस को बिट्रे करने का आरोप खुद पे ले लिया था। जू होंगजू की इस बार की रिकमेंडेशन ने हालांकि झांगचोंग को एक ट्रेटर की मौत से बचा लिया, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी। उसने सीक्रेटली इनके साथ की लिमिट खींच दी है और कोर्ट में एक एब्सोल्यूट न्यूट्रल पार्टी बन गया है। आखिर अगर झांगचोंग ने इस ऑर्डर को रिफ्यूज किया तो जू फैमिली के पूरे ताकतवर अटैक को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। जू होंगजू, शेन लैंग ने इंटरनली स्नियर किया, तो आप प्राइम मिनिस्टर वाकई डीप स्कीम्स वाले आदमी हैं।